अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा अपने शो को आगाज़ करते हुए दुआ करती हूँ, आपके लिए भी, अपने लिए भी। और मुझे लगता है कि दुआओं की ज़रूरत हमें हमेशा से तो है ही, लेकिन अब शायद कुछ ज़्यादा ही हो गई है। आपने खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन देखी कि वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैकड़ों कीमती जानें जो हैं वो जा चुकी हुई हैं। और उसके बाद हम अभी उसी को डिस्कस कर रहे थे कि हमने देखा कि कराची में बारिश होगी। वैसे तो कराची वाले बारिश को तरसते हैं और हम क्यों ना तरसें, हमारे इस शहर में बारिश बहुत कम होती है। लेकिन यकीन माने जब बारिश होती है ना, तो वो जो छोटे छोटे बच्चे नहीं, जो वो एकदम रोते रोते आके दुआ करने लग जाते हैं कि अच्छा अब नहीं मांगूंगी बारिश, अब नहीं मांगूंगी बारिश अपने इस शहर के लिए, क्योंकि मेरा शहर जो है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता बारिश। आपके सामने अभी जो परसों से जो बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ, हम अपना शो करके हमें था कि बस ऑफिस से भागें। मेरी टीम अपने घरों को तकरीबन 5-6 घंटे के बाद ही अपने घर को पहुंची है। शायद ये भी मैं आपको टाइम कम बता रही हूँ। ये सिचुएशन कराची में यहाँ की सड़कों की हो चुकी हुई थी। लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन में मैंने देखा कि जिस तरीके से कराची वाले हमेशा आगे आते हैं ख़ुद को खुद ही संभालने के लिए। रेस्टोरेंट्स, बड़ी बड़े होटल्स, बड़ी बड़ी शॉप्स, इन लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए उन लोगों के लिए जो कि बारिश में फंसे हुए हैं कि अगर आपको शेल्टर चाहिए तो आप हमारे पास आ जाएं। वो स्कूल के बस ड्राइवर्स जिनकी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट, बसें ऑलरेडी डूब चुकी हुई थी, लेकिन तब तक जब तक उन्होंने बच्चों को घरों तक नहीं पहुँचाया, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। उन्होंने बच्चों की हिफाजत की, बच्चियाँ, बच्चों सब की हिफाजत की। वो लोग जो कि दूसरों की मदद के लिए सड़कों पे बाहर निकले और उन्होंने कोशिश की कि लोगों को घरों तक पहुंचा सके। लड़कियां जो ऑफिस से निकली, जो यूनिवर्सिटी से निकली, जो उनके लिए मुश्किल बहुत था घर पहुंचना, उनको जो ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने काम किया, उन तमाम तो लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो लोग जिन्होंने अपने घरों के दरवाजे दूसरे लोगों के लिए खोल दिए कि अगर आपको शेल्टर चाहिए तो हमारे घर आ जाइए। ये होती है जिंदा दिली जो कराची वाले हमेशा दिखाते हैं कि सिस्टम आपका साथ दे ना दे, कराची वाले खुद आगे बढ़ के एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। अल्लाह करे कि आइंदा ऐसी कभी नौबत ना आए। लेकिन एक चीज़ जो हम सीख रहे हैं वो ये कि क्लाइमेट चेंज इज़ सो रियल। मैं जब से मेरे शोज़ शुरू किए हैं, मैं आज से तकरीबन 10-11 साल से मैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करती थी एंड एवरीवन यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी कि ये क्या वर्ड बात हो रही है ना, ये क्या बात कर रही है। लेकिन अब देखें, इट्स सो रियल कि आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इतने आपने गैर यकीनी सूरत हाल सोची थी और अभी तो कहा जा रहा है कि अब जो आने वाला विंटर होगा इसमें सर्दी जो है वो और शिद्दत से होगी। सो प्लीज़ 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 अपने आसपास जगहों का भी ख्याल करें। और क्लाइमेट चेंज ये नहीं कि ऊपर से कोई आफत नहीं आ गई, इसको ख़राब करने में ना, इसको इतना इस नहज तक लाने में आपका और मेरा बड़ा साथ है। तो कोशिश करें वैसे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम आप कर दें। ये जो आपकी प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, बहुत सारी जगहों पे जो पानी आपके घरों में आ जाता है ना, नाले ब्लॉक हो जाते हैं, वो एक इस वजह से भी होती है क्योंकि प्लास्टिक की थैलियाँ ये वहाँ पे रह जाती हैं। हम लोगों ने मर जाना लिटरली, लेकिन ये 2-3-4 हज़ार साल तक ये प्लास्टिक की थैलियाँ जो है ना, ये आपके सिस्टम का हिस्सा रह सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि ज़ीरो वेस्ट लाइफ की तरफ चले जाएँ। वो जो पुरानी ज़िंदगी होती थी वापस उस तरफ का रुख कर ले, क्योंकि वही ज़्यादा हेल्दी लाइफ थी। और जब मैं हेल्दी लाइफ के हवाले से बात करती थी, जो आज का मेरा टॉपिक है वो भी हेल्दी लाइफ के हवाले से, जो कि हमारी नहीं है। और बहुत सारे लोग जिनकी हेल्दी लाइफ है उनको भी एक मसला है, वो ये कि एवरी टाइम रोज़ जब मैं सुबह उठती हूँ ना, फेसबुक खोलती हूँ और मैं कोई भी चीज़ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ आज ना किसी की बुरी खबर मेरे सामने ना आए। और पता सबसे ज़्यादा बुरी खबर क्या तस्वुर की जाती है? जब कोई जवान डेथ हो जाए। मेरी क्लास फेलो, उसकी 11 साल की बेटी, कार्डियक अरेस्ट से उसकी डेथ हो गई। आप लोग सोच सकते हैं 11 साल की बच्ची, 18 साल का लड़का जो रात सोया है वो सुबह उठा ही नहीं, कार्डियक अरेस्ट। इतने हम लोग, मतलब पहले तो ये सुनने में आता था कि जी कोई 50-60 साल का हो गया तो जी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अरे अब इतने छोटे छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। इतने यंग लड़के, 30 साल से ऊपर देख लिया था, सुन लिया था। मेरे अपने चाचा की 31 साल में हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। मेरा अपना भांजा है 1 साल 10 माह का, कार्डियक अरेस्ट से उस बच्चे की डेथ हुई थी। बट ही हैड सम कंडीशंस की मेडिकल कंडीशन थी। लेकिन अब इतना कॉमन हो जाना, दिल कितना खौफ में मुब्तला हो रहा है ना कि ये क्या हो रहा है। ये तो बिल्कुल ठीक थे, क्या वजह है, हम क्या गलती कर रहे हैं, ये हार्ट अटैक्स इतने कॉमन क्यों हो गए हैं, क्यों हमारे जवान इतनी तेज़ी से जा रहे हैं। आज अपने शो में इस हवाले से बात करेंगे।
जी जनाब, तो मेरे साथ मेरे शो में मौजूद हैं डॉक्टर उस्मा हमीद जो कि जनरल फिजिशियन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना इनाम कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ बैठी हैं डॉक्टर आलिया एहसन जो कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गालिब आगा, आप लोग जानते हैं कि हकीम भी हैं, हर्बलिस्ट हैं। और उनके साथ मौजूद हैं हमजा अजीम जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप पाँचों को मैं शो में खुश आमदेद कहती हूँ। और सबसे पहले मेरा सवाल भी, क्योंकि अभी तो कराची में बारिश का मजीद है, आज भी बारिश होगी, कल भी बारिश होगी। आप लोग ट्यूसडे को जब बारिश हुई थी अपने घर खैर खैरी से सब पहुँच गए थे? नहीं, स्टक हो गए थे, लेकिन ये कि 3:30-4 तक टाइमली निकल गए थे तो थोड़ा पहुंच गए। लेकिन जो बाद में रिपोर्ट्स आ रही थी मेरे बेटियों के साथ जो स्टूडेंट्स थे वो रात के 10 बजे कोई 7 बजे इस तरह करके पहुंचे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी तो रात के 10 बजे पहुंची है, सो आई नो वेरी वेल। और उस दिन जो है कितनी परेशानी होगी आप लोगों को? ऑफ कोर्स वी कुड नॉट रीच, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था। शी स्कूल गोइंग? या शी इज एक्चुअली शी इज इन ओ लेवल्स। ओके, स्कूल गोइंग बच्चों का इस टाइम पे पहुंचना, मतलब आप कितने बच्चे भी कितने ट्रॉमेटाइज्ड होंगे इस बारिश से। या और मैं वहाँ स्कूल जाके हमने देखा था, वहाँ क्लास 1 से लेकर A लेवल्स तक के बच्चे वहाँ बैठे हुए थे। टीचर्स उनके लिए खाना बना रही थी, चीज़ें कर रही थी, कोरिलेट कर रही थी, क्योंकि वहाँ से निकलना जो है दे कुड नॉट, वो स्टक होते थे, गाड़ियाँ बंद हो जाती थी, दे हैड टू कम बैक। हाँ बिल्कुल। एंड सब लोग जो है, मैंने उस दिन देखा सब पैदल जा रहे हैं, बसें बंद हो गई हैं, ओह माय गॉड, बाइक्स लेके जा रहे हैं, लड़कियां उतर के जा रही, मतलब दैट वाज ये ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी जगह पे स्टे करें बजाय इसके हम बाहर निकलें, क्योंकि उसमें थोड़ी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल जो है इंसिडेंट हो सकते हैं। इवन 13 साल की बच्ची मतलब आगा खान से बैतुल मुकर्रम पैदल गई अपने फादर के साथ, क्योंकि उसकी गाड़ी ब्लॉक हो गई एंड शी इज़ अ क्लास फेलो, सो आई नो वेरी वेल व्हाट हैपेंड। सो इट वाज वेरी डेविस्टेटिंग। ये सब लोग गाड़ियों पे स्टक हो गए, दैट वाज द मोस्ट डेंजरस साइन। एसी ऑन थे, गाड़ियों पे स्टक हो गए। मिनिमम मैं खुद 4 से 3 घंटे गाड़ी पे ही स्टक हुआ था फॉर रीजन, बिकॉज कोई रीजन नहीं समझ आ रहा था कि निकल के जाना कहाँ है, जाना कहाँ, और गाड़ी छोड़ के भी कहाँ जाए, और गाड़ी भी लिटरली लोगों की बह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गालिब, आप पहुंच गए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर पे था, 20 मिनट्स पहले ही घर पहुंचा था। जो लोग 20 मिनट्स बाद निकले हैं वहाँ से, मुझे वाइफ क्योंकि लेक्चरर हैं, तो वो जो 20 मिनट्स बाद टीचर्स निकले हैं वो 8 से 10 घंटे बाद पहुँचे। यहाँ साबित हो गया कि बेगम की बात सुननी चाहिए ना। नहीं, बेगम ने मेरी बात सुनी, वो 20 मिनट जल्दी आ गई। बेगम ने मेरी बात से 20 मिनट जल्दी आ गई। लेकिन भाई मैं हमेशा से बात करती हूँ, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, तो जब भी लाहौर में बारिश होती थी ना तो हम कहते थे चलो भी बाहर निकलो, चलो भी समोसे खाने चलते हैं, हलवा पूड़ी खाने चलते हैं। लेकिन ये लग्जरी जो है ना, ये कराची वालों को नसीब में नहीं है। आपका बच्चा कहीं पे भी, आपको तो बस बारिश का एक बूंद गिरी, बच्चा घर। कल मेरी बेटी का रिजल्ट आया, हम बाहर जाए थे, बारिश हुई, हम रुक गए, हमने कहा नहीं जाना, फंस गए तो फिर बहुत बुरा होगा, तो हमने अपना सारा प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि इस डर से कि अगर गए और फंस गए तो वापस नहीं वो नहीं। और हर साल ही हम सिचुएशन देखते हैं, पता नहीं क्यों हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्यों उस पर कोई बहुत कहते हैं ना कि मजबूत किस्म की कोई एक्शंस क्यों नहीं लेती। सड़कें बैठ गई में तो अल्लाह करे जी, हम उनके साथ भी हैं, उनको भी हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा अपना शहर और अल्लाह पाक हम पर रहम करे। अच्छा, एक चीज़ जिस पे आजकल हम बहुत ज़्यादा बात भी कर रहे हैं वो ये कि जैसे हमने कुछ पिक्चर्स भी दिखाई, एक एंकर थे हमारे चैनल के, वो वेकेशंस पे गए हैं, सुबह उन्होंने फेसबुक पे अपनी पिक्चर भी डाली है, कमेंट भी डाले हैं, और विद इन फ्यू आवर्स ही डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। इतने हम यंग लोगों को जाता हुआ देख रहे हैं, क्या रीज़न है आपको लगती है? मैं आपसे बल्कि शुरू करना चाहूँगी, व्हाट इज़ द मेन रीज़न? ओके, आई एम अ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, तो मैं बेसिकली बच्चों में डील करती हूँ, और बच्चों की कंजेनाइटल के लिए ज़्यादा मैं डील करती हूँ। तो द थिंग इज़, बच्चों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देयर आर सो मेनी अनडायग्नोज्ड केसेस, ठीक है, आपको नहीं पता होता कि रीज़न क्या है। एंड और पेरेंट्स जो हैं और उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है दैट्स वेरी वेरिएबल। नमूने के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, GIT डिस्टर्बेंस के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, देयर सो मेनी कॉजेज़। अब अगर 6 महीने का बच्चा भी हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट कर सकता है, बट देयर हैज़ टू बी अ कंजेनाइटल कॉज। इसको में ये होता है कि अल्कापा इज़ अ वेरी कॉज, जिसमें ये है आपकी पल्मोनरी हार्ट कॉर्नरीज जो है कहीं और से निकल रही होती हैं, और वो हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है, वो मतलब डेफिनेटली वो बताएगा तो नहीं, बट द थिंग इज डॉक्टर के पहले भी कभी ऐसा हमने सुना कि ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड इट्स वेरी कॉमन, बट द थिंग इज इट्स बिकॉज आई एम अ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, सो वी डायग्नोज दैट, बट द थिंग इज फिर हम लोग इको कराएंगे, ECG कराएंगे, फिर उसकी डायग्नोज करेंगे, फिर उसको सर्जन को भेजेंगे, एंड दीज आर ऑल प्रिवेंटेबल कॉजेज। मजे की बात है, बच्चों में मोस्ट द कॉजेज हैं दे आर प्रिवेंटेबल। देयर कैन बी AS, मतलब वाल्व्स जो हैं उसके सही नहीं होंगे, दैट विल बी अ कॉज। पेरेंट्स को पता ही नहीं। कॉन्स्टिपेशन आल्सो बी द रीजन फॉर दैट। मजे की बात है, जो न्यूनेट प्रेजेंट करता है दैट यूजुअली
प्रेजेंट विद कॉन्स्टिपेशन, बट द थिंग इज अंडरलाइन कोई और कॉज होगा उसमें. देन उसके बाद दीज आर द कॉजेज दैट्स आर कंजेनाइटल. हुक्म इज आल्सो अ डिजीज इन मिस द मायोकार्डियम. वो क्या आसान अल्फाज में बताइए कौन सी? इसमें ये होता है कि दिल के जो पट्टे होते हैं ना वो बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, और ये नॉर्मली प्रेजेंट करता है आफ्टर एडोलेसेंट मींस पीबर्टन में. उसमें एकदम ज़्यादा ग्रो करते हैं एंड उनकी कोई सिम्टम्स नहीं होते. फैमिली हिस्ट्री होती है जिसमें आप रूल आउट करते हैं कि मतलब हाँ कोई सडन डेथ की हिस्ट्री थी, अंडर 50 की कोई हिस्ट्री थी, तो उसमें आपको होता है कि मे बी ही हैज़. तो आप इको करके देखते हैं, फैमिली स्क्रीनिंग करते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, फिर आप उनको ट्रीट करते हैं. अच्छा, दीज आर द कॉजेज दैट आर जेनेटिक. नॉन जेनेटिक कॉजेज भी हैं जिसमें आपका हमारे यहाँ जो है रोमेटिक फीवर वेरी कॉमन है, ठीक है, हम लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं. दैट कैन लीड टू हार्ट ब्लॉक ऑल्सो, ठीक है. तो हमारे यहाँ बहुत वो है. सेकेंड मायोकार्डाइटिस. मज़े की बात है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो बहुत मायोकार्डाइटिस, बिकॉज वी आर डीलिंग हाफ हमारा वार्ड जो है मायोकार्डाइटिस हार्ट फेलियर के साथ होता है. उसमें भी 33% जो है एक्यूट में होते हैं, दे गेट बेटर. 33 becomes chronic and 33 becomes मतलब they eventually die, ठीक है. तो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग नंबर ऑल्सो. फिर पेरिकार्डाइटिस है, मतलब कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उसके बाद जो है. अच्छा, वायरल इन्फेक्शन है, पेरेंट्स उसको सोच रहे हैं कि नमोनिया के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं. किसी अच्छे बंदे ने उसको जो है नमोनिया 2 हफ्ते डायग्नोस नहीं हो रहा, वो कितने तरीके से चीट करके आपके सामने होता है. नमोनिया ठीक नहीं हो रहा, किसी ने एक्सरे कराया, उसमें कार्डियोमेगाली देखा, तो हमारे पास भेजा कि एक हार्ट बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है. डिफरेंट सिम्टम्स हैं, हम उन पे शो में आगे जाके बात तो करेंगे. डॉक्टर ना मुझे बताएं आजकल इतनी यंग डेथ्स हो रही हैं क्यों? वन करेक्शन, आई एम अ हार्ट सर्जन. जी, हार्ट सर्जन. जी, ठीक है, माफ कीजिएगा. हाँ जी, यस, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही है, मगर आई थिंक उसका अगर हम बात करें ना कार्डियक डिजीज़ की, तो उसका स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा वाइड है. जैसे जो बीमारियाँ ये डील करती हैं दैट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डील एज एन अडल्ट. अडल्ट के अंदर मेजरली अगर हम हार्ट डिजीज़ की बात करें तो उसको 2 डिविजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं. मॉडिफाइबल वो होते हैं कि जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारी लाइफस्टाइल हो गया, हमारे स्ट्रेसेस हो गए, हमारा ईटिंग हैबिट्स हो गए. नॉन मॉडिफाइबल क्या होगा कि अगर आपकी एज थोड़ी सी आपको ना हल्की सी स्पीड कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे लिए, ये हमारे बहुत सारे लोगों के लिए जैसे सुन रहे हैं. मॉडिफाइबल आसान फहम करके बताएं. हार्ट डिजीजेस 2 स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं. मॉडिफाइबल यानी वो चीजें जो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है. चेंज क्या कर सकते हैं हम? स्ट्रेस लेवल्स चेंज कर सकते हैं, अपने काम को थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, हम खाना पीना बेहतर कर सकते हैं अपना, हम लोग अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो वो सारी चीजें जो कि अगर हम चेंज करें तो हम रिस्क फैक्टर्स को हार्ट के कम कर सकते हैं. वो होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन मॉडिफाइबल होती हैं कि अब कुछ नहीं कर सकते. जेनेटिकली भी आपकी चीज़ें जेनेटिक्स एग्जैक्टली. नॉन मॉडिफाइबल यानी हम चेंज नहीं कर सकते, हम एज चेंज नहीं कर सकते, हम सेक्स चेंज नहीं कर सकते, हम जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते, हम रेस चेंज नहीं कर सकते. बात सुनिए, जो ज़्यादातर आपके पास केसेस आ रहे हैं, यस, वो इनमें से कौन से स्पेक्ट्रम में ज़्यादा लाइक? दोनों स्पेक्ट्रम. यस, हम लोग एशियंस हैं, वी आर एट हाई रिस्क ऑफ यू नो हैविंग हार्ट डिजीजेस. एक तो माशाल्लाह शुगर भी हमारे गोड़े गिट्टों में बैठ गई है ना, आगे से तो डायबिटीज भी जो है कि वो साइलेंट किलर है, पता भी नहीं चलता बहुत से लोगों को. तो अग्रीड, टोटली अग्रीड. मगर बहुत सारी चीज़ें जो अगर हम नॉन मॉडिफाइबल को तो चले हम कुछ नहीं कर सकते ना, उम्र को कुछ नहीं कर सकते, जेंडर को कुछ नहीं कर सकते, रेस को कुछ नहीं कर सकते, मगर जिन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए उस पर हम कुछ भी नहीं कर रहे. हम अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, हमें मुर्ग मंजन खाने हैं, हमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अपना चीज़ों में खानों में खाना है, एंड देन हम स्ट्रेसेस, वी टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. और आजकल वैसी ज़िंदगी 2 दिन में आप लोगों ने और हम लोगों ने कितनी स्ट्रेस तय किया. और डॉक्टर साहब साथ में ये भी है कि अभी ये जो ओ लेवल्स के भी जो रिजल्ट्स आए, जो एलविस के रिजल्ट्स आए, उसमें मैं पेरेंट्स को भी देख रही थी कि पेरेंट्स एक्चुअली डरे हुए थे. अब उनके डर की रीज़न क्या थी? वो कह रहे थे कि अगर हमारे बच्चे के अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे, भी मैट्रिक के भी जो रिजल्ट्स आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आजकल स्ट्रेस इतना है, पीयर प्रेशर इतना है, बुलिंग इतनी है, और पता नहीं हमें मालूम ही नहीं कि स्कूल कॉलेजेस में क्या चीज़ें हो रही हैं कि बच्चा कहीं हमारा उसका प्रेशर ले रहा है. और शायद ये भी एक रीज़न है कि हमने देखा है कि बच्चों में कार्डियक अरेस्ट के केसेस बहुत हैं. अच्छा, ये बच्चों में कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट फेलियर है या हार्ट अटैक है? So, जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाट आई एम डीलिंग विद इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी डील्स विद. जी हाँ, राइट. लेकिन अगर मैं जिसमें 18 साल से आगे के एडल्ट्स की बात करूं तो उनमें क्या आ रहा है ज़्यादा? So me as an adult cardiac surgeon, I am seeing a lot of patients who come in with heart attacks. Heart attacks कब होते हैं कि आपकी जो दिल की शरियानें होती हैं, यानी वो वेसल्स जो कि खून पहुंचा रही होती हैं दिल को, वो बंद हो जाती हैं, राइट. उससे हार्ट अटैक होता है. जी जी, राइट. And that's what we're seeing a lot.
हम जब पढ़ा करते थे, हम ये पढ़ा करते थे कि 70 साल या 80 साल के अंदर ये बीमारियां होती हैं। अब वही बीमारियां आई एम ऑपरेटिंग ऑन पेशेंट्स जो कि 30 साल के होते हैं, क्योंकि उनको हार्ट अटैक हुआ, उनकी 3 शरीयानें बंद हुई एंड वी हैड टू ऑपरेट ऑन देम। तो ये स्पेक्ट्रम ही चेंज हो गया बीमारियों का। अब वो बीमारियां जो हम कहा करते थे कि भाई ओल्ड एज की बीमारियां आर एक्चुअली नाउ हमारे एज की बीमारियां, 30 साल के लोगों के अंदर, 40 साल के लोगों के अंदर वेरी कॉमन, दे कमिंग इन विद हार्ट अटैक्स एंड उनकी वेसल्स बंद होती हैं, हमें ऑपरेट करना पड़ा। अच्छा, आजकल एक टेस्ट भी है जिसको कहते हैं ना कि आप करा लें, उसमें कैल्शियम स्कोरिंग का टेस्ट भी लोग कह रहे हैं कि जब वो कराएं। मैं खुद कुछ दिनों मुझे प्रॉब्लम हुई एकदम से, वैसे ही मैंने कुछ ऐसा गलत खाया और मुझे इतनी पेन शुरू हुई, तो मैंने कहा लो जी मेरे भी जाने का टाइम आ गया। वाकई लेकिन अब खौफ था, आपने गलत खाया, यू वर वरीड टू गेट गलत टाइम। हाँ, नहीं खाना चाहिए, गलत चाहिए, एग्जैक्टली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वी रॉन्ग, वी टू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट द प्रॉब्लम इज, बट हम प्रॉब्लम को डील करने के लिए ज्यादा हाँ वो आप सही बात है। लेकिन अगेन ये भी है कि हम देखते हैं कि हमारे पास अक्सर वो लोग जो कि खाने के बारे में बहुत एहतियात भी करते हैं, जो लोग वर्कआउट भी करते हैं, उनके बारे में भी ऐसा होता है कि जी वॉक कर रहे थे, वॉक करते हुए एकदम से गिरे एंड उनकी डेथ हो गई। अच्छा मदिया, तो अब हम यहाँ पे भी परेशान हो जाते हैं कि भाई फिर करें तो क्या करें। सबसे पहले तो ये है कि देखिए 2 चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना है। एक अलग चीज़ है कार्डियक अरेस्ट, जिसमें हमारी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है जो कि हार्ट बीट जनरेट करती है वो मुतासिर हो रही है, ठीक है। और एक हार्ट अटैक हो रहा है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई हार्ट के पट्टों को नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। अब हार्ट अटैक अगर है तो इट कैन, वो जो है वो कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा सकता है, ठीक है। अब कार्डियक अरेस्ट जो है वो किसी भी सूरत में हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई एक डर की सूरत हो, उस वक्त भी आपका दिल जो है धड़कना बंद कर सकता है, ठीक है। कोई खुदा ना खासा ऐसा जानलेवा इन्फेक्शन हो, उससे भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो, कोई बहुत ज़्यादा चॉकिंग हो गई, किसी को ठसका लगता है, वो भी कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा सकता है, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट के और हार्ट फेलियर के सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट हैं। कार्डियक अरेस्ट में एकदम से बंदा अपना जो होश है या कॉन्शियसनेस है वो लॉस कर देता है, जबकि कार्डियक फेलियर के अंदर क्या होता है, उसको चेस्ट पेन हुआ, डिस्कम्फर्ट हुई, टाइटनेस हो रही है, ये चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा इसको हमें डिफरेंशिएट करना अच्छा, और यंग लोगों में तो ज़्यादातर ये होता है कि वो कहते हैं हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और लोगों को लगता है कि आज पता नहीं फूड पॉइजनिंग हो गई। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि बच्चे हैं, अब हमने कहा बहुत सारी बच्चे क्या डाइटरी हैबिट्स होती हैं। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें ये था कि कोलेस्ट्रॉल लेवल तो होता ही है, जब वो रेज होगा तो हमारी शरीयानों के अंदर जाके जमा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो अगर शुगर का इंटेक है वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, वो जाके फिर एक इम्बैलेंस करता है मेटाबॉलिज्म का। शुगर का लेवल होगा तो वो जाके आपकी फैट्स को भी, प्रोटीन्स को भी, हर चीज़ को मुतासिर कर रहा है, ठीक है। और वो लीड करता है हार्ट फेलियर की तरफ भी और कार्डियक अरेस्ट की तरफ भी, ठीक है। तो आजकल के बच्चों में देखें सारा कॉम्बिनेशन है। एक रिस्क फैक्टर होगा, कॉम्बिनेशन वो एक रिस्क फैक्टर है, रिस्क थोड़ा कम होगा। जितना कॉम्बो बनता जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग जो है वो उसका लिंक होगा। फॉर एग्जांपल मैं सुबह से शाम तक बैठी रहती हूँ, ठीक है, उसके साथ साथ बैठे बैठे मैं मीठा भी खा रही हूँ, सब चीजें कर रही हूँ, ठीक है। अब ये बन गया एक पूरे इतने सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो वो उसका पूरा मतलब एक गुलदस्ता बन गया ना कि आओ आओ भाई आ जाओ, मुझे आखिर प्लीज दिल की शरियाने में बंद हो जाओ। ये बहुत सारी ऐसी चीजें, मैं जरा इसमें मजीद बात भी करूंगी, लाइफस्टाइल के वाले से बात भी करूंगी। और वो आजकल जो लड़के जो वर्कआउट के लिए जाते हैं, वो जो इतना प्रोटीन शेक का भी इस्तेमाल करते हैं, समहाउ मुझे लगता है उसका भी कहना कि किरदार होगा। न्यूट्रिशन बता सकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करें कि आजकल इतनी अचानक अमवात की क्या रीज़न है, हम इतनी जवान मौतें क्यों देख रहे हैं। छोटे बच्चे, उनकी भी हम देख रहे हैं कि एकदम से बताया जा रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी जगहों पे हम अब खुद भी गलती कर रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजेस दरकार है, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें जेनेटिकली भी हमें मिल रही हैं जिनका हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, आपके नज़दीक, अगर मैं गालिब आपसे बात करूँ तो आपके नज़दीक ज़्यादा ऐसी क्या रीज़न हैं जिसकी वजह से हम ऐसे बहुत सारी जवान अमवात देख रहे हैं? सबसे पहले देखें, हमारे यहाँ जिस तरह डॉक्टर साहिबान ने बहुत तफसील से बात की कि रीजंस क्या हो सकते हैं, जिसमें जेनेटिक्स भी हैं, शुगर की बात की जो कि कोलेस्ट्रॉल से हट के भी एक एलिमेंट है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, मैं इंग्रेडिएंट पे बात करता हूँ। मेरे ख्याल से हमारी वाली जो मतलब जो लोग 90s के पैदा हुए हुए लोग हैं, उनमें ये मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो अब 30 और 35 के दरमियान में, जिन पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं। 2-3 तब्दीलियाँ। सबसे पहले हमारी जो खाने की आदत हैं वो चेंज हुई।
स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा। हम जब छोटे थे या हमसे जो पहले एक नस्ल थी उन पे स्ट्रेस लेवल पढ़ाई का भी उतना नहीं था, जो कि अगर आज की तारीख में देखें तो बच्चा अगर 6 साल का है तो हमने एक माइलस्टोन अपने तौर पे बना लिया है कि उसको यहाँ होना चाहिए, उसके कुछ अरसे बाद उसको वहाँ होना चाहिए, और अगर वो 4th या 5th ग्रेड में भी आ रहा है तो वो शायद पढ़ाई में पीछे रहना शुरू हो गया। मैं हमेशा एक जुमला यूज़ करता हूँ कि घोड़े गधे की रेस बराबर नहीं होती, पॉसिबल नहीं है। आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी देखते हुए उसको उस तरह लेके चले। वो एक स्ट्रेस लेवल मुस्तकिल बढ़ रहा होता है, और हम आजकल इस स्ट्रेस लेवल में इतना ज़्यादा गुम हो गए हैं कि हम अपने जॉब पर अपने जिस भी लेवल पे मैं हूँ उसको अचीव करने के लिए मैं जितना स्ट्रेस लेता हूँ, फाइनेंशियल स्ट्रेस, घरेलू स्ट्रेस, उसके बाद फिर हमारी खुराक और खुराक के टाइमिंग, सोने के टाइमिंग, ये 5 चीज़ें तो वो हैं जो कि मजमुआ हैं, गुलदस्ता हैं जो हमने खुद अपने लिए बनाया है। इसके अलावा 2 या 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हमारी नस्ल में आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ बनास्पति। बनास्पति एक बहुत बड़ा रीज़न है कार्डिक इशूज़ का। नंबर 2, हमारे यहाँ जितने भी ये ब्रांडेड ऑयल्स आ रहे हैं, कैनोला ऑयल्स आ रहे हैं, उसमें पाम ऑयल की मिक्सिंग होती है। मैं बहुत रिसर्च करके ये बात कह रहा हूँ। पाम ऑयल को अगर आप जाके गूगल पर पढ़ेंगे तो हमारे घरों में आ रहे हैं, हम उनका खा रहे हैं। सबकी बात, और आजकल तो लोग घरों में खाना कम बाहर ज़्यादा खाते हैं। बाहर तो 90% बनास्पति ही यूज़ हो रहा है, जिसके बारे में पहले बात की। पाम ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ऑयल है, जो कि हमारे यहाँ कार्डिक इश्यूज़ में भी, फैटी लिवर में भी और डिफरेंट अमवात चीज़ों में वो कर रहा है। और आखिरी चीज़, हमारी बहुत फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है। बर्न नहीं हो पाता, मेटाबॉलिक रेट उस तरह नहीं बढ़ पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे इशूज़ में हम मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें एक कार्डिक चीज़ें भी है। आप मुझे बताएं, क्योंकि हम पहले बात कर रहे थे कि बहुत से लोग, क्योंकि कहते हैं ना कि चलो जी हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो लोग जिनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, हम बहुत से लोग जो जिम जा रहे होते हैं, जो प्रोटीन शेक्स ही पी रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर देखिए हम बहुत सारी मिथ्स के हवाले से बात करेंगे, और जिनमें से ये मिथ भी है, और ये कहा जाता है कि जो प्रोटीन शेक्स का जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, और लोग कहते हैं जल्दी जल्दी हमारी बॉडी बन जाए, भाई जल्दी हमारी बॉडी बन जाए, तो उसमें जो शेक्स का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दैन फिर वो जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो एक वो भी रीज़न है इसकी वजह से हम देखते हैं कि अच्छे खासे फिट आदमी, उनकी भी कार्डिक से डेथ हो जाती है। अच्छा, इसके 2 रीजंस होते हैं। एज बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट शेफ, आई विल मे बी कंसीडर वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वे प्रोटीन इज नॉट अ बैड थिंग फॉर रिसोर्स। आपकी प्रोटीन इंटेक आपकी डाइट में हमारी ऑलरेडी कम है। जो हम प्रोटीन थ्रू चिकन या किसी और थ्रू ले रहे हैं, मीट के थ्रू, अगर आप 100 ग्राम भी चिकन लेते तो उसमें 31 ग्राम आप प्रोटीन लेते, तो उसकी सब्सिट्यूट आपको प्रोटीन पाउडर के थ्रू ही लेना होता है, जो कि डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। बट जो मार्केट में न्यूट्रिशनल्स वाले रिकमेंड भी है प्रोटीन, अगर प्रोटीन डेफिशिएंसीज हो तो ठीक है। हाँ। लेकिन जो वेट लिफ्टिंग की अगर बात करें, क्योंकि हमारा प्रोटीन जो है मसल बिल्डिंग होता है, तो होता यह है कि उस डब्बे के अंदर एल्कन्टाइन और अमाइनो एसिड्स की ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाती है, ताकि आप वर्कआउट अपना स्ट्रेंथ ज़्यादा करें। उसकी बिना पे होता यह है कि आपका कार्डियक रेस्ट, आपका जो कार्डियक है वो उसका पल्पिटेशन बढ़ती है, एंड उसकी रिसोर्सेज हो सकते हैं कि इस वजह से आपकी डेथ हो सके। और बहुत सारे लोग फैट लॉस की पिल जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल आउट द नेम ब्रांड्स की, बट उसके अंदर भी यही चीज़ें होती हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 16 कप ऑफ कॉफ़ी के या ऑलमोस्ट 25 कप ऑफ कॉफ़ी की कैफिनेशन उसमें होती है। तो आप सोचें आपका पल्स रेट क्या बढ़ रहा होगा उस वक्त। तो दैट वन ऑफ द रीजन जिस वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। क्योंकि यूजुअली जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपको पहले कहा जाता है कि आप थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी पी लें, थोड़ी सी वुड बी फाइन, वुड बी 1 एस्प्रेसो शॉट और 2, बट अब सबको बहुत ज़्यादा रैपिडली वेट लॉस के ऊपर जाना होता है। मेरे पास भी इतने क्लाइंट्स आते हैं डाइट प्लान्स के लिए, उनका भी ये मसला होता है। 3 महीने, ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स उनके बाद लीस्ट होते हैं फॉर दिस के टू गेट इन द शेप। चलिए शुक्र है फिर 3 महीने दे दिए, वरना तो लोग कहते हैं 1 महीने में रिजल्ट सामने। हाँ, वो भी कुछ आए, कुछ इस तरीके के लोग थे, बट दैट फॉर वन ऑफ द रीजन। ये जो डिफरेंट डाइट्स है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ओमेट भी आ गई है, 1 मील अ डे डाइट आ गई है, हमारे पास कीटो भी आ गई है, और ठीक है इसमें आजकल तो लोग इंजेक्शन वगैरह भी लगा रहे हैं जो वेट लॉस के लिए, इनका भी कहीं ना कहीं पार्ट है। इनका कहीं ना कहीं पार्ट है, क्योंकि केटोसिस या कीटो डाइट जिसकी आप बात कर रही हैं, और वैसी डाइट जब अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के ऊपर चले जाते हैं तो उससे इम्पैक्ट ये होता है कि आप अपने हार्ट को फोर्स करते हैं, क्योंकि उस डेफिशिएंसी डाइट के अंदर आप अपना वर्कआउट स्ट्रेंथ बढ़ा रहे होते हैं। आपके ट्रेनर्स भी जो आपको 1 मील्स अ डे कह रहे होते हैं, उसके साथ जब का डेली कंजम्पशन ही मील्स का कम है, यानी आपके कैलोरी काउंट ही कम है, उसके बाद आप फोर्स कर रहे हैं अपने दिल को कि कि लेट्स डू इट अ लिटिल हार्डर, सो उस वजह से फिर आपको ये इस तरह के इश्यूज होते हैं मोस्ट कॉमनली। सही, ठीक है। अच्छा, आप लोग क्या जो हम सिम्टम्स वगैरह की हम बात करें तो आप लोग पे क्या सजेस्ट करते हैं कि सिम्टम्स कहाँ पे आना शुरू हो जाती है? क्योंकि आपकी बॉडी भी कहीं ना कहीं आपको बता रही होती है, इवन कि आपके जो नेल्स हैं, आपके नेल्स की कंडीशन भी आपको बता रही होती है कि आपकी बॉडी में किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है। मतलब ऐसा ऐसा आपकी आंखें, आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपके बाल आपको बता रहे होते हैं जो हम सुन नहीं रहे होते।
तो कहाँ हमें सुनना शुरू कर देना चाहिए बॉडी को भी? आई थिंक हमें सुनने से पहले खुद ही अपना ख्याल रखना चाहिए, इससे पहले कि बॉडी स्क्रीम्स आउट के भाई हेल्प मी, राइट। उससे पहले हम अपना ख्याल रख लें, हम उससे पहले अपनी डाइट का कंट्रोल कर लें, उससे पहले अपने स्ट्रेसेस लेवल्स को कम कर दें। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, जैसे आपने खुद बताया कि यू नो दे वर वर्किंग आउट एंड देन जस्ट लाइक द टीचर ही डिडंट हैव एनी सिम्पटम्स, ही वाज टीचिंग, एकदम से ही फेल एंड दैट वाज इट। अब हमें नहीं पता कि हो सकता है वो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा हो वटेवर, मगर हमें स्ट्रेस लेवल नहीं पता कि उनका स्ट्रेस लेवल ज़िंदगी का कैसा हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरीके से बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे, आपको कोई सिम्पटम्स नहीं होगा, मगर व्हेन दे कम टू अस उनकी वेसल्स बंद, उनकी शरियानें बंद होंगी, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत होगी। तो इससे पहले कि आपकी बॉडी चीखना शुरू कर दे, आई थिंक इट्स बेटर दैट यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा डॉक्टर, स्ट्रेस पे ऐसा ना कि आप इसे बोला कि देखो तुम स्ट्रेस ना लो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता अभी टोटली। तो क्या स्ट्रेस को कम करने के लिए भी लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ ऐसी मौजूद है कि आप वो खाएं, वो लें तो आपका स्ट्रेस कम हो जाए? मेंटल वेलबीइंग इज समथिंग दैट वी शुड वर्क ऑन एंड दैट इज नॉट टॉक्ड अबाउट एट ऑल। नोबडी टॉक्स अबाउट मेंटल वेलबीइंग। वी डू। हम मेंटल हेल्थ पे शदीद बात करते हैं। और मेंटल हेल्थ है कि हमें जो कांस्टेंट बैठ के हम बैठे हुए हैं उसमें ब्रेक बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को रिलैक्स करें ताकि आपकी बॉडी से ऐसे हार्मोन रिलीज हों जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करें। अच्छा मध्य, एक चीज़ जो मैं कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स आएँ। जैसे भी डॉक्टर हिना ने बात की कि एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है। वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक म्यूटेशन, जीन के अंदर तोड़फोड़ होती है। तो उसमें क्या होता है, पता ही नहीं चलता हमारी शरियानों के अंदर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड जमा हो रहा होता है। तो WHO रिकमेंड करती है कि हमें बच्चों का एक 9 से 11 साल के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर कराना चाहिए और एक 17 से 21 साल पे। और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 2 साल पे भी बच्चे का कोलेस्ट्रॉल लेवल कराना चाहिए। कितने लोग हैं जो हम लोग करवाते हैं? और खुदा ना खासा अगर आपकी फैमिली में अगर किसी को अर्ली एज में हार्ट अटैक हो जाता है तो मैं एक सजेशन ये है कि उसके बाद बहन भाइयों का, उसके बच्चों का ज़रूर लिपिड प्रोफाइल करवाएं ताकि आपको पता चले कि क्या कोलेस्ट्रॉल का स्टेटस है। फिर जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगी उतनी अच्छी हम चीज़ों को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और डिजीज़ से बच सकते हैं। तो कम से कम सालाना नहीं तो ये 9 साल से 11 साल में अपने बच्चों को एक कोलेस्ट्रॉल करवा लें और एक 17 से 21 साल के बीच में करवा लें। और अगर डिजीज़ फैमिली में रन करी तो प्लीज़ 2 साल पे भी करवा लें। तो ये तो अगर देखा जाए पाकिस्तान में हर एक खानदान में, हर एक के खानदान में ऐसे केसेस मौजूद है, लेकिन हम जाते हैं बच्चों में ये प्रॉब्लम ये होती है कि अच्छा हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो पहले ही बन जाती हैं। इवन जिस तरह मैकडॉनल्ड्स ये सारे आपने देखा है कि सारे जो एड्स वगैरह बनाते हैं, दे बेसिकली कैप्चर द चिल्ड्रन। इफ यू आर कैप्चरिंग द चिल्ड्रन एट 10, 5, 6, यू हैव देम फॉर लाइफ। दे आर योर लाइक आपकी पूरा जिंदगी भर वो खरीदेंगे, ठीक है। सो एक तो हम लोगों ने बात की थी कि बच्चों में जो है बहुत सारी जो है चीज़ें जो है वो मरूसी होती हैं, ठीक है। बहुत सारी ये आजकल ये है कि बच्चे जो है दे आर बिकमिंग सेडेंट्री, उनका जो है स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, वो काउच पोटैटोज बन गए हैं। उनको अगर आप बाहर भेजें कि आप क्रिकेट खेलें, चीज़ें खेलें, दे आर नॉट लीस्ट इंटरेस्टेड। इवन व्हेन एक्चुअली आई वाज इन मलेशिया फॉर 1 year, आई वाज डूइंग माय 3rd फेलोशिप पीस कार्डियक इमेजिंग। ओवर देयर मैंने देखा था कि वहाँ अगर छोटा बच्चा भी होगा, 12 साल का भी बच्चा होगा, वो जिम जाएगा, दुबला पतला होगा वो जिम जाएगा, एक्सरसाइज करेगा। दैट्स व्हाई दे हैव मच हेल्दियर लाइफस्टाइल्स। वहाँ 10 बजे सो जाएंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स। वो बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते हैं कि बच्चा उनके पास सब कुछ है, लेकिन बट दे हैव दिस। व्हेन आई केम बैक, मैंने अपने बच्चों को जो है वो वॉक, दे हैव टू डू वॉक, दे हैव टू गो, मतलब जिम्स तो नहीं जा सकते बिकॉज दे आर सो स्मॉल, बट दीज आर द एक्टिविटीज। और स्क्रीन टाइम आप लिमिट करें। मेरी बच्ची ऑल्दो जो छोटी वाली है शी इज 4, बट शी नोज स्क्रीन टाइम नहीं देखना जब मम्मा है, ठीक है, मतलब शी नोज दिस वेरी वेल। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट। अब ये फेमिलियर जब हाइपोक्लेस्टेमिया की बात करते हैं, अभी मेरे पास एक बच्चा आया था, उसमें जो है यहाँ एकेंथेसिस निग्रेंस था, पूरा चीज़ें थी। मैंने उसकी स्क्रीनिंग की, ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन उसका लिपिड प्रोफाइल चीज़ें मैंने देखा कि मैं जाने से पहले भी मैंने कराया, फिर मैंने उसका किया, उसका बॉर्डर लाइन था। सो नाउ आप डाइट प्लान देंगे, चीज़ें देंगे, उसको पूरा जो है एक्टिव लाइफस्टाइल। जब आप पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो पेरेंट्स बताते हैं वो तो चलता फिरता भी नहीं है, वो सीढ़ियाँ भी नहीं, मतलब 11 साल का बच्चा 2 मतलब फ्लाइट सीढ़ियों के भी नहीं ले सकता। दैट इज़ नॉट नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल उसको जो है 4, 5, 6 सीढ़ियाँ चलनी चाहिए, मतलब दिस इज नॉट समथिंग इवन नॉर्मल बच्चों, मतलब एडल्ट्स में भी नहीं होना चाहिए। तो हमारी सबसे बड़ा मसला हमारी लाइफस्टाइल का हो गया। फूड के अलावा हमारी लाइफस्टाइल है, मतलब हम लोग एक्टिविटीज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बना रहे। जब तक अम्मा से डांट नहीं पड़ती, पता जब जो हाँ जब मगरिब की अज़ान होने वाली है तो गली में बच्चे खेल रहे हैं और उसके बाद फिर हम घरों के अंदर एंटर हो रहे हैं। लेकिन अब शायद बाहर के हालात भी ऐसे, माएँ डरती हुई है, तो माएँ कितनी बच्चा घर के अंदर रहे, चाहे फोन आप उसको दे दें। बच्चे आजकल के नेटफ्लिक्स से ऐसे वो ग्लूड होते हैं कि आप छत पे ले जाए, उनको एक्टिविटीज कराए, उनके साथ मिलकर एक्टिविटीज करें, पेरेंट्स उसके साथ खेलें। अब दूसरी बात है, अच्छा हमारे कॉलर मौजूद है ज़हीर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो, मैं तेहरान बोल रहा हूँ। ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो और हार्ट बीट एकदम बढ़ जाए। ये तो नॉर्मल। अच्छा, तो किसी को देख ये यूजुअली आपके साथ होता है, किसी को देख के होता है? डॉक्टर साहब पूछ रही है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो और हार्ट बीट बढ़ जाए। मेरे साथ होता है। अच्छा सही साहब, मुझे बताएं आपकी एज क्या है? मेरी एज 80। वाओ। अच्छा, आपकी मास्टर से 80। आप अंकल आप वॉक करते हैं, ख्याल रखते हैं अपना? डेफिनेटली, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। अच्छा, आप डॉक्टर साहिबा से कुछ स्पेशली यही सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है कि यही पूछना चाहता हूँ कि ये जब के बीपी नॉर्मल हो और बैठे बैठे ये डेली नहीं, कभी कभी भी हार्ट बीट एकदम इंक्रीज कर जाती है। अच्छा, चले मैं पूछती हूँ डॉक्टर साहिबा। तो हार्ट रेट बढ़ने के बहुत सारे वजूहत हो सकती हैं। आप किसी को एक्साइटेडली देख लें, किसी से एक्साइटेडली बात कर लें, आप एंजाइटी में, उससे हार्ट रेट बढ़ जाता है, बुखार से हार्ट रेट बढ़ जाता है, कुछ सोच रहे हैं उस वजह से हार्ट रेट बढ़ सकता है, आप एक्टिविटी करते हैं उससे हार्ट रेट बढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पैथोलॉजिकली हो जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़े, और पैथोलॉजिकल यानी किसी बीमारी की वजह से, तो वो तो there's a wide spectrum of diseases जिसकी वजह से हो सकता है। तो hopefully he'll be okay, he's made it till 80। तो I don't think so there's anything to be worried about as such। हाँ, क्या आप एक्टिव हैं, ठीक है, परेशान ना जबरदस्त है। जैसे डॉक्टर हिना ने तो सारी चीज़ें कवर कर दी। कभी कभी अगर आपका थायराइड फंक्शन अगर ज़्यादा वो हाइपर एक्टिव हो ना, उसमें भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो एक सेफ साइड पे अगर एक TSH अपना एक लेवल होता है वो चेक करवा लें, तो उसमें एक चीज़ होती है। दूसरा ये कि विद एज क्या होता है कि ये आपके उसमें भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, तो इट कुड बी अ नॉर्मल। और इसके अलावा जो है ना, खून की कमी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है। People don't know about it. Anemia is the most common cause of tachycardia. और ये हमारे यहाँ इत्तेफाक से बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, it can be also drug induced. Maybe he's taking some kind of drugs. वो जो है ट्रांजिएंट उसको करवा रहा है। ब्लड प्रेशर कम करके एकदम से ट्रांजिएंट हाइपर। डॉक्टर साहब, हमारे साथ मसला भी ना कि अगर बच्चे के अंदर खून की कमी हो तो एक तो पहले वैसे हम डॉक्टर के पास जाने से पहले हम हमारे अंदर खुद भी एक डॉक्टर है ना, कि बच्चे की आंखें, बच्चे का मूल, बच्चे का मूत्र है, खून की कमी है, ये भाग नहीं पा रहा एलर्जीज में खून की कमी, पर हम खुद ही बताने लग जाते हैं कि इसको फलानी चीज़ खिलाओ, इसको फलानी शेक पिलाओ, इसका खून बढ़ेगा, इसका खून बढ़ेगा। और हमें पता नहीं होता कि हम कभी कभी उस बच्चे को माँ बाप को बता रहे थे कि आप इसको फलाना शेक दो, ये शेक दो, उससे बच्चे की आप शुगर बढ़ा रहे होते हैं। और आप ये सोचते ही नहीं है कि बच्चे की शुगर बढ़ी। अच्छा, एक और चीज़ मैं हमेशा से अपने शो में बात करती हूँ कि अगर आपका बच्चा ये शिकायत कर रहा हो कि मेरे पेट में दर्द हो रही, मेरे पेट में दर्द हो रही, तो ये मत समझें कि वो बच्चा स्कूल ना जाने का बहाना बना रहा है। बच्चे को जो स्ट्रेस होता है वो सबसे पहले उसके पेट के दर्द के थ्रू ही उसको बता रहा होता है कि बच्चा किसी स्ट्रेस में है, तो बच्चे को ज़रूर सुने। अच्छा, कोविड ने कितना सत्यानाश किया है हमारे, एक तो वैसे भी माशरे से हम मिर्च मसाले खाने वाली कौम, ठीक है, बैठ गए तो दोबारा उठा नहीं जा रहा, उठेंगे तो बैठा नहीं जा रहा, तो कोविड ने हमारा कितना सत्यानाश किया है मजीद इस सारी सिचुएशन को बुरा करने में? यकीनन कोविड ने कुछ किरदार अदा ज़रूर किया, लेकिन हमारी आदत शायद बन चुकी है कि हम डिफरेंट चीज़ों को किसी न किसी चीज़ के ऊपर रिलाई करवा के खुद आगे बढ़ जाते हैं। ये शायद मेरे ख्याल से ज़्यादती है। कोविड आया, एक बीमारी थी, जिस तरह डिफरेंट किस्म की बीमारियों के साथ हम चल रहे हैं, कोविड भी है, अब बर्दाश्त करना है, ऑब्वियसली करना है, बट असरात आए हैं, लेकिन आप उसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ ये होती है। और हम ओवरकम करना नहीं जानते, हम इल्ज़ाम दे के घर बैठ के बातें करना ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों को तब्दील किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को बेहतर तौर पे डील किया जा सकता है। जेनेटिक चीज़ें यकीनन मौजूद हैं, लेकिन जेनेटिक्स, मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले भी एक पेशेंट है, जेनेटिक्स में उन्हें तो शुगर लाजमी होगी, पॉसिबिलिटी आपकी शायद एक बंदा जो कि जेनेटिक्स में नहीं है उससे ज़्यादा ज़रूर है। ये पेट जुमला में हम भी कहते हैं कि जहाँ ब्लड प्रेशर था तो हमें भी होना नहीं, कब तक बचेंगे हम इससे? कब तक को हम लिंगर ऑन कर सकते हैं, इस कब हम बढ़ा सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से, अपने रूटीन ऑफ लाइफ को मेंटेन रख के, अपने डाइटरी हैबिट्स को बेहतर रख के चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है और बीमारियों को दूर धकेला जा सकता है। जेनेटिक्स में है, हो सकता है, बट दूर धकेलना हमारा अपना काम है, जो कि हम हाथ रख के बैठ जाते हैं कि यार अब तो होना ही है, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच भी सकते हैं और दूर भी धकेल सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे भी मुझे बताइएगा कि अब क्योंकि हम मिथ्स के वाले से बात भी कर रहे हैं और फिर लोग ये कहते हैं कि जो कोविड की वैक्सीन के बाद से जो सिचुएशन है, किसी का फ़ोन बहुत शिद्दत से आ रहा है कब से अच्छा, कोविड की वैक्सीन के बाद से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि जी हमने देखा है कि जी कैंसर के केसेस भी एकदम बहुत ज़्यादा कोविड के बाद से बढ़ गए। जिनको कोविड हुआ था उसके बाद में देखा कि अंदर कोई ना कोई चीज़ें हिल गई। फिर लोग कोविड की वैक्सीनेशन को भी मोरद इल्जाम करने की ठहरा रहे हैं। आपको लगता है ये सही है? आई डोंट थिंक सो फॉर रीजन, बट आई एम नॉट अ मॉडिफाइड डॉक्टर फॉर इट फॉर गिवन दिस आंसर। बट हाँ, अगर आप स्ट्रेस की बात करें, दैट वी हैव टू कंटिन्यू विद द किड्स, के बच्चों में स्ट्रेस क्यों आ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो हमारा ये नॉन पोल्ट्री बेस्ड जो चिकन होता है, प्रोसेस फूड जो होता है, जो ट्रांस फैट हम ले रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल फैट होता है, ऑयल जितने बेस्ड हैं, सीड ऑयल्स के ऊपर हम बात नहीं करते। और हमें पता ही नहीं, मैं ना घर में वो खा रही हॉट शॉट्स खा रही, वो
बच्चे के लिए बना तो मैं भी खा ली। मैंने कहा ये 2 डिफरेंट किस्म की बोटियां साथ में चिपकी, तो वो इतनी बड़ी, वो अच्छे महंगा एक ब्रांड और वो फील हो रहा है कि जी एक कोई ग्लू डायबिटिस से 2 बोटियों को साथ चिपका के रखा हुआ है और आपको पता ही नहीं आप वो खा रहे हैं। और आपका छोटा बच्चा, मतलब हम तो चले फिर बड़े, हमसे हजम नहीं हो रहा, तो जो छोटा सा बच्चा है वो उसको कैसे हजम कर पाएगा। बिल्कुल। और इंसुलिन स्पाइक भी इसी वजह से होता है, आपका शुगर इनटेक सबसे ज़्यादा होता है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर तो आप पैकेट खोलें और उसके अंदर इन्वॉल्व है, नॉट जस्ट केमिकल्स बट ऑल्सो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है और वो ही डैमेज कॉज करता है लॉट ऑफ दिस रीजंस। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास भी कोविड वैक्सीन के वाले से सवाल करूंगी, लेकिन हमारे पास अभी फिजा मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम फिजा। जी अस्सलाम वालेकुम फिजा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? अब बिल्कुल आवाज़ आ रही है बारी। जी फिजा, क्या पूछना चाहेंगी? फिजा फ़ोन बंद कर दें, अल्लाह दा वास्ता चले जी, जिनकी लाइन डिस्कनेक्ट होगी प्लीज़ जितने भी लोग कॉल करें इस बात का ख्याल किया करें कि भाई फ़ोन पे आपने मेरी आवाज़ नहीं सुननी, लेकिन सवाल अच्छा जी चलो, उन्होंने सवाल पहले हमारी टीम से पूछा कि जिसको अगर हार्ट अटैक आए तो उसको पहले क्या, किसी को अगर आ रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो करीबी अगर डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो करीबी तरीन डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ जाके अपनी ईसीजी करवाएं, एक टेस्ट होता है ट्रोपाई, वो करवाइए। अगर डॉक्टर दूर है और टाइम है आने में, आपके घर में अगर एंजिसाइड एक दवाई होती है जो ज़बान के नीचे रखनी होती है, वो ले सकते हैं। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी घर में ऑब्वियसली नहीं होती, मगर अमूमन ये होता है कि आपको एक ब्लड थिनर लेनी होती है, एक एंजिसाइड लेनी होती है, ऑक्सीजन लेना होता है, जो बेस लाइन चीज़ें। उसी वक्त रेस्ट करें, बैठ जाएँ, मेक श्योर दैट यू गेट अ डॉक्टर एंड इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर। और अगर आपको कोई डॉक्टर कहता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है तो वहीं से वापस घर ना चल जाएं कि नहीं मुझे तो मैं जाके सबको बता दूं फैमिली वालों को कि मुझे हुआ है, आओ मेरे साथ। स्टे देयर बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपेंस कि उनको बता दिया जाता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है एंड लोग घर चले जाते हैं एंड देन दे कम बैक विद अनदर बिगर हार्ट अटैक बिकॉज वो जो प्राइमरी इवेंट स्टार्ट हुआ था वो खत्म ही नहीं हो पाता। तो प्लीज़ जस्ट ट्रस्ट योर डॉक्टर्स, गेट एन ईसीजी डन, गेट अ ट्रोपाई डन एंड वंस यू आर कंफर्म्ड कि नहीं है फिर उसके बाद घर जाएं एंड देन मे बी चेकअप ऑन अ कार्डियोलॉजिस्ट और अ फिजिशियन जो आपके पास है उसको रेगुलर चेकअप पे रखें। बिकॉज डॉक्टर साहब ये जो हमें कोविड की जो वैक्सीन लगी थी और उससे भी ज़्यादा जो हमें कोविड हुआ था बहुत से लोगों को, उसके क्योंकि बहुत से लोगों का लॉन्ग कोविड अभी तक चल रहा है, तो उनमें इसकी रिपोर्शंस के वाले से पूछना चाहूँगी कि आपने क्या उसके बाद से केसेस में ज़्यादा आपने बढ़ते हुए केसेस देख के रुझान किया था? लेकिन ब्रेक आगे जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें हमारे लाइफस्टाइल के वाले से, और वो लाइफस्टाइल जो हमारा होना चाहिए आइडियली वो ना होने की वजह से हम कितने अपने आसपास देख रहे हैं कि जी जवान अमवात कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और रोज़ में जैसे आपसे बात करते हैं ना शो के आगाज़ से भी, लो जी आज फेसबुक खोला, किसी की ओबिट्री सामने आ गई, किसी की पिक्चर सामने आ गई, और इतने जवान लोग आप खुद इतने शौक में आ जाते हैं। और लाइफ हैज़ बिकम सो अनप्रिडिक्टेबल कि आप कहते हैं यार मैं तो अच्छा जी मैं तो ये डाइट का भी बड़ा ख्याल कर रही थी, अच्छा मैं तो वर्कआउट भी कर रही थी, अच्छा उनके यहाँ घर तो हमने कभी देखा भी नहीं कि प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल हो रहा हो, फिर कैसे हो गया? वो तो फ्रेश खाना बनाते थे, फ्रेश ही खाते थे, फिर कैसे उनके घर में जो कैंसर जैसी बीमारी आ सकती है या उनमें से किसी को हार्ट की कोई डिजीज़ हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम है। फिर लोग, क्योंकि आज हम मिथ्स, मैंने कहा ना कि मिथ्स के वाले से बात भी करें, तो फिर वही बात लोग कहते हैं जी कोविड ने कहीं ना कहीं से हमारे अंदर का कोई ना कोई चीज़ हिला दी, जिनको कोविड हुआ कोई ना कोई ऐसी जाते हुए निशानियाँ भी छोड़ गया। और फिर लोग वैक्सीन में भी कहीं ना कहीं बात, अब एक ग्रुप है वो कहते हैं कि जी जो वैक्सीन हमने ज़बरदस्ती हमें लगवाई गई उसकी वजह से भी बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में और चीज़ें हमारी हेल्थ को लेकर ख़राब हुई हैं। तो डॉक्टर साहब आपको लगता है, क्योंकि आपने ब्रेक में बात करी थी कि बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं और फिर रिसर्चेज का फिर एक रिजल्ट भी सामने आया, तो वो क्या है प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मेटा एनालिसिस कहते हैं। मेटा एनालिसिस का मतलब होता है कि बहुत सारी रिसर्चेस, वैलिड रिसर्चेस हुई अराउंड द वर्ल्ड एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट डेटा इट टेल्स अस कि कोविड इज नॉट द रीजन फॉर ऑल द डिजीज दैट वी आर सीइंग। इट मे बी, जैसे आप कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, इट मे बी टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम नीचे वाली चीज़ें देख ही नहीं रहे, वही जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि वो चीज़ें जो हम चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ें जो हम नहीं चेंज कर सकते। और फिर उस अब एक मरीज़ है, उसको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, वो ख्याल भी नहीं करता अपना, एक्सरसाइज भी नहीं करता, फिर उसको एक इन्फेक्शन हुआ, that leads to that is the tip of the iceberg. हमने बस वो इन्फेक्शन देखा कि ओह कोविड हुआ, मर गया, but that wasn't the reason, right? वो जो नीचे इतना बड़ा
पूरा पहाड़ है वो हम देख ही नहीं रहे. And I would second what he said, that we need something to be blaming on, right? So we're blaming COVID or the vaccine. We're not seeing कि हम लोग अपना ख्याल जैसे ब्रेक में बात भी कर रहे थे ना, आपने कहा कि लोगों को हार्ट अटैक होता है, आप सीधा घर ना जाइए, आप डॉक्टर के पास रुके हैं, तो लोग फिर अगले कर देखा तो मुझे हार्ट अटैक, मतलब हर आपने किसी और को ब्लेम करना चाहिए हमें. हाँ, हमें जिंदगी में कोई ना कोई चाहिए. ऐसा नहीं है. जो बीच में हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, अनहेल्दी डाइट्स, स्ट्रेसेस, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, वी डोंट. डॉक्टर साहब मुझे पता है, पहले हमने अपने बच्चों ने कभी भी नहीं देखा था कि हमारे अब्बू लोग वगैरह, चाचा वगैरह, मामू वगैरह किसी जाके रात में ढाबों से जाके जो है वो चाय वगैरह भी पिए. और हम अब तो अगर उनको की बात करें, हम खुद जाके जो है वो शाम में बैठते, चलो दोस्त इकट्ठे हो गए तो चलो जो रात में घर से बाहर निकल के चलो आप किसी अच्छे से ढाबे बैठ के आपने चाय पी ली. ये जो हमारी ज़िंदगी में बाहर का खाना बहुत ज़्यादा आ गया है. हम बच्चों के हवाले से तो बात कर रहे हैं कि आप बच्चों को प्रोसेस फूड दे रहे हैं. बच्चे आजकल के, और हमारे बच्चे जो स्पेशली जो नहीं कुछ खा रहे थे, तो हम कहते हैं आज चलो इसको पिज़्ज़ा मंगवा दो, चलो जी इसको फलानी सर्विस को ये इसको बर्गर मंगवा दो. और फिर जो लेट नाइट मंचिंग भी बढ़ गई है, वो कितनी खौफनाक है. हम लोग इनेबलर्स बन गए, वी बिकम इनेबलर्स ऑफ एनीथिंग दैट्स हैपनिंग. बच्चों को भी हम ही देते हैं ना, बच्चों को कैसे पता. अगर हम बच्चों को पहले से स्टार्टिंग से ही फ्रूट्स देना शुरू कर दें और ना कि उनको क्या कहते हैं टॉफीज, चॉकलेट्स और मैकडॉनल्ड्स खिलाएं, अगर हम तो वही बच्चे होंगे जो कि सिर्फ फ्रूट्स खा रहे होंगे, वो नहीं खाएंगे. अगर आप स्टार्टिंग से ही उनकी सही एजुकेशन कर दें तो आपके ऊपर ही है ना. वो सारी चीज़ें जो हम खुद कर रहे हैं अपने साथ, और फिर हम ब्लेम कर रहे हैं कि ओ नहीं कोविड की वजह से हो गया, या वैक्सीन की वजह से हो गया, या फलाने की वजह से हो गया. तो ये सिर्फ एक मिथ्स है, इसका असल रिसर्च से कोई ताल्लुक नहीं. कादिर साहब हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. मेरा क्या है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक. क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था कि ये जो दिल का हार्ट अटैक हो गया, दिल की दौरा हो गया, ये जो ना, ये तो एक बीमारी है ना. तो ये बीमारी जो है, ये सबसे पहले इसका जो मेन पॉइंट है, ये किस चीज से शुरू होती है, इसका सजेशन है. अच्छा, ये किससे शुरू होती है? अच्छा, हम शो के आगाज से इस हवाले से बात कर रहे हैं. कोयटा से चले जी, शरण अभी ज्वाइन किया हो तो डॉक्टर साहब जरा हम अभी हम सब ने, डॉक्टर साहिबा ने, डॉक्टर हिना उन सब ने बताया है कि बेसिकली ये सारे जो है हमारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं. एक तो हमारे जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगर आपके जीन्स में है देन यू कैन नॉट मतलब एस्केप इट. बट ये है कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ बेहतर कर सकते हैं, आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपने फूड को मॉडिफाई कर सकते हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़, हेल्दी बैलेंस डाइट्स ला सकते हैं. तो उससे बहुत सारा फ़र्क पड़ता है. अच्छा, बहुत से लोग ना, क्योंकि हमारे बड़ी सादा की ऑडियंस है, तो मॉडिफिकेशन का जो वर्ड है वो नहीं अंडरस्टैंड. हम अब चीज़ें देखें चेंज कर सकते हैं. बहुत सारे जो लोग हैं, आप इसको देखें, जैसे नेचर के जितने आप करीब हो जाए उतना आपके लिए बेहतर भी होगा. ठीक है, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें आप लोग खाएं. वो जैसे डॉक्टर साहब ने बात की थी कि एक तो आपकी जीन्स में चली आ रही है, ठीक है, तो वो चांसेस उसके हैं, वो रिस्क उसका है, बस आपने अपनी फूड के थ्रू उसका ख्याल करना है. एक चीज़ ऐड करूँगी, देखिए हमारी लाइफ ना एक इन्वेस्टमेंट है. ऐसा नहीं कि मैंने आज एक प्रोसेस फूड खाया कल मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा. ये स्लो एक प्रोसेस है. आप इसको मुसलसल अपनी अगर जिंदगी में करें, शामिल रखेंगे ना, तो एट द एंड जाके होगा. कभी कभार इंसान का होता है कि कोई सेरेमनी है या कोई आपकी सेलिब्रेशन है, आप उसमें चल जाते हैं, लेकिन फिर आप उसको बर्न भी करें. बैलेंस बहुत जरूरी है. तो रोज की बात हो गई. हाँ, अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अब फॉर एग्जांपल में देखिए, ये भी मुझे लगता है कि देखिए आजकल बंदा भी काम कर रहा है और आज औरत भी काम कर रही है. तो वो जब वो सब घर, वो जो शाम के टाइम घर पहुँचते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि भी अब हम आके घर में कुछ खाना भी पकाएं, तो उनका तो चलो भी बाहर से. अच्छा, बाहर की, अब जैसे अभी एक चीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बाहर का खाना तो हम खा लेते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें हम उतनी मिकदार में शुगर ले लेते हैं कि जो कि हमारी पूरी दिन भर की उसको, एक तो हमारे शुगर लेवल्स को जो कहते हैं वो स्पाइक आती है, ठीक है. उसके बाद फिर हमारा, उसके बाद एक से तो दिल भरता नहीं है ना, मल्टीपल हम उसको कहना आ रहे हैं. बच्चे, आप मुझे बताएं कि बच्चों के अंदर ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खतरनाक, बिल्कुल सबसे ज़्यादा खतरनाक है. इसके अंदर इतनी शुगर होती है, और मैंने आपको बताया था कि रिसर्च आ रही है कि कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा शुगर जो है आपकी हार्ट की डिजीज़ की तरफ ज़्यादा लेके जा रही है. एक औरत को 6 टीस्पून दिन में जो है वो शुगर एक्सेप्टेबल है, ठीक है, हेल्दी उसके लिए. ऐसा भी है कि बिल्कुल माइनस कर दें. इसी तरह आदमी 9 टीस्पून ले सकते हैं, लेकिन हम एक, अगर मैं आपकी ड्रिंक की बात करती हूँ, उसमें तकरीबन 18 टीस्पून के बराबर शुगर होती है. और अगर आप वो ले रहे हैं डेली बेसिस पे, मुझे बताएं कि क्या उसका लेवल आपके ब्लड के अंदर होगा. और फिर हमें उसकी क्रेविंग होती है कि हमें बार बार लेना है, बार बार लेना है. उसके बच्चे तो रोज जो है वो ले रहे हैं. और आपने भी कहा था कि आप उसको एडवाइस करना चाह रही हैं सवाल को जो कोविड के वाले से, फिर मैं
हमजा के पास भी आऊँगी न्यूट्रिशन लेके, तो वही बात जो कोविड की वजह से एक्चुअली उस वक्त तो मसला ये पैंडेमिक आ गया था, ठीक है, एवरीवन वाज अवेयर कि मतलब कुछ हो गया चीज़ें, तो उसके बाद स्टडीज़ हुई हैं बच्चों में। हम लोगों ने जो है ना, हमें लगा कि कोविड इज़ अ वेरी बिग कॉज ऑफ मायोकार्डाइटिस, तो हमने उस पर स्टडीज़ की। सिर्फ हमारे पास नहीं, पूरी दुनिया में हुई है। मायोकार्डाइटिस मीन्स दिल कमज़ोर हो जाना, कोई भी इन्फेक्शन किसी की वजह से भी हो सकता है। उसमें मज़े की बात है, मायोकार्डाइटिस से ज़्यादा ये लगा है कि बच्चों में शरियानें बढ़ गई हैं, कॉर्नरीज इन्वॉल्व हुई हैं, जिसको हम कावासाकी भी कहते हैं। तो कावासाकी कुछ जैसे जापान वगैरह में बहुत कॉमन है। उसमें ये होता है कि अगर इन्फेक्शन के बाद एक फीवर कब होता है जो किसी चीज़ से रिजॉल्व नहीं कर रहा होता, उसमें ये जो है तो बच्चों की शरियानें, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और बिल्कुल वो एक्ट कर रही होती है जैसे बड़ों की होती हैं। और ब्लॉक भी हो सकती हैं, एन्यूरिज्म भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकती है, थ्रोम्बोज भी हो सकती है। दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ हार्ट फेलियर। तो उसमें ये होता है कि कोविड के बाद भी बहुत सारे बच्चों में कावासाकी लाइक डिजीजेस देखी गई हैं, ठीक है, दैट वाज ऑल्सो अ फैक्टर। तो अगर आप हम लोग चूँकि हार्ट फेलियर के हवाले से काम बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉज। तो उस पर हमारी स्टडी भी हुई थी, मेरी प्रोफेसर है, उन्होंने बाकायदा पब्लिश भी करवाई थी कि उन्होंने मोर देन 10 पेशेंट्स जो है उनको देखा था, विच वाज अ वेरी बिग नंबर एट दैट टाइम। तो अभी पूरी दुनिया में उस पर स्टडी भी हो रही है, चीज़ें भी हो रही है। उसके अलावा जो आई वुड लाइक टू एड्रेस, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि यू हैव टू रिकग्नाइज योर सिम्टम्स। NICVT का एक प्रोजेक्ट है, दीज चेस्ट पेन यूनिट्स, दे आर ऑल ओवर कराची एंड सिंध। आप वहाँ जाएं, ECG कराएं, दे विल लेट यू नो। और मेरे पास कितने ECGs अडल्ट्स के आ रहे होते हैं, बच्चों से ज़्यादा, कि ये ECG है, वो कह रहे हैं कि दिस इज़ एबनॉर्मल, गो टू द NICVT। और गैस हो रही होगी तो गैस हो रही होगी ना, हमारे पास इतनी 100 बातें करने वाली होती हैं। दे आर एबनॉर्मल, और जब वो जाते हैं दे आर हैविंग सिम्टम्स, ठीक है। एंड ये मतलब जब मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट होकर मुझे इतने मिल रहे होते हैं जस्ट बिफोर ऑफ NICVT, तो कितने लोगों को मिल रहे होंगे। तो प्लीज़ गो, इफ़ यू आर हैविंग सिम्टम्स जस्ट गो, इट्स फ्री। डॉक्टर पूरा वक्त मौजूद है, आपकी ECG हो जाएगी, अगर आपको ज़रूरत होगी तो वो आपको आगे रेफर भी कर देगा। एंड डू नॉट इग्नोर दैट। डॉक्टर साहब, ये बच्चों में फूड की वजह से ज़्यादा है कि बच्चों का भी स्ट्रेस है? बच्चों में भी स्ट्रेस है। देखिए, जिस तरह आपने बात की ना कि जी डायबिटीज़, मैंने तो कभी मीठा खाती नहीं थी, हमें तो शौक नहीं, फिर भी डायबिटीज़ कैसे होगी, तो वो स्ट्रेस होता है, उसको आइडिया नहीं होता। बच्चों में भी स्ट्रेस होता है। उसके अलावा बच्चे क्या होते हैं, स्टिमुलेंट्स, अगर जिस तरह उन्होंने कहा एनर्जी ड्रिंक्स वो ले सकते हैं। ये तो फिर वो चीजें जो हमारे सामने ले रहे हैं, आपको पता नहीं बच्चे पता नहीं आजकल पता नहीं कैसी कैसी चीजें ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, 18 साल से छोटे बच्चे। और इवन स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग इज अ कॉज, जबकि लोग कहते हैं कि एक्टिव, क्योंकि इसमें बच्चे का तो बच्चों को कोई कसूर नहीं है। आप बैठे हुए हैं वहाँ, माँ बाप जो है वो स्मोकिंग कर रहे हैं, बच्चा पैसिव स्मोक हो रहा है, दैट इज गोइंग टू लीड टू द प्रॉब्लम्स। मैं आजकल 12-13 साल के बच्चों को देख रहे वेप कर रहे हैं, ये फूड डिलीवरी सर्विसेज के थ्रू भी आपके घर में आ रही हैं, ठीक है। और माँ बाप भी कहीं ना कहीं somehow माँ बाप भी कूल हो गए, बच्चा तो खरीद नहीं सकता ना, he does not have the monetary resources। Exactly। तो जब आपके घर में पैसे भी कम हो रहे हो ना, तो आपको देखा करें कि मेरे बैग से पैसे निकल गए, तो पैसे किधर जा रहे हैं। और जो माँ बाप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बच्चों को भी पैसे दे देते हैं, तो प्लीज़ आप देखें कि वो बच्चा पैसे खर्च कहाँ कर रहा है। ये इसी बात से मैं चाहूँगी आप भी ज़रा कंटिन्यू विद द वेप एंड थिंग्स, क्योंकि वो माँ बाप को लगता है कि उसमें टोबैको इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ग्लिसरीन बेस्ड होता है, लेकिन इन द सेंस वो पहली बात तो हमजा में सोचिए, माँ बाप को ये भी क्या पड़ी कि आप बच्चे को अलाउ क्यों कर रहे हैं वेप। आई थिंक वो जेनेटिकली दिमाग में हमारे बिल्ड है ना कि वो टोबैको है तो वो ठीक खराब है, अब वो मॉडिफाइड वर्जन हो गया तो वो ठीक होगा। दैट्स वन ऑफ द रीजन दैट पेरेंट्स आर अलाउड यूजुअली। एक ये रीजन है। और वाहियात चीज है जो पेरेंट्स अलाउ के, मैं पहले पेरेंट्स को इट इज इक्वली मेरे अंदर का एंड आई थिंक पंजाब प्रोविंस में उसको बैन भी कर दिया गया बहुत सारी शॉप्स को। कराची में भी आप बहुत सारी जगहों पे जाएंगे, मॉल्स पे जाएंगे, तो वहां पे आपको तो प्रॉपर वेप पार्लर्स मिलेंगे, व्हिच इज लाइक क्वाइट हार्मफुल इन अ वे। इसी वजह से शीशा भी लोग पीते थे, उसका तो बहुत कॉस्ट डैमेज हुआ है शीशा की वजह से। व्हेन इट कम्स टू द एनर्जी ड्रिंक, ये तो पूरी एक पब्लिसाइज, जैसे हम मार्केटिंग न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट कहते हैं, आई इवन वर्क विद दैट, आई इवन फील एंड फेस्ड इट ऑफ के उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दीस डेज, क्योंकि जाहिर सी बात इतनी शुगर इनटेक है तो टायर्डनेस होती है, तो लाइक अच्छा एक काम करते हैं, बच्चे जागने बहुत ज्यादा। एक और चीज आपने देखा है आजकल, मैं हैरान होती हूँ, मैंने कहा यार ये लोग इतनी कॉफी पीते कहाँ से। आप फेज 6 चले जाए, फेज 7 चले जाए, तो वहाँ पे इतनी कॉफ़ी की शॉप्स खुल गई हैं, और आप कहते हैं यार इतनी कॉफ़ी, हमारी लाइफ में कॉफ़ी इतनी ज़्यादा कहाँ से कि इतनी ज़्यादा कैफीन का इंटेक जो है, क्या ये भी ऑफ कोर्स आपको डैमेज कर रहा है? मॉडरेशन में लेना इज फाइन। मिनिमम एस्प्रेसो शॉट जो होता है उसमें सिंगल एस्प्रेसो शॉट में कैफीन का जो लेवल होता है अराउंड 16 ग्राम्स जितना होता है। तो डॉक्टर्स एडवाइस भी करते हैं कि आप ले, लेकिन वो एस्प्रेसो शॉट जो एक एस्प्रेसो मशीन से निकलता है ना, बिल्कुल छोटा सा वो, अब उसमें क्या होता है कि वो लाटे मिल्क दिया जाता है, यानी कि वो प्रोसेस दूध उसके अंदर जाएगा, फिर उसके बाद उसमें सिरप जाता है, ग्लूकोज सिरप, जो इंडस्ट्रियल न्यूट्रिशन जानते हैं उनको पता होगा। एक मार्केट में एक
प्रॉपर बकेट आता है। बात है जी जी, कि आपने इसमें हेजलनट लेना है, वो जो फ्लेवर्स अलग आते हैं। फिर उसके बाद शुगर सिरप अलग डलता है, वो दोनों अलग मॉडिफाइड वर्जन है। फ्रूट नेक्टर्स के फ्लेवर्स अलग, फिर देन उसमें मीठा करने के लिए अलग। सो फिर देन वो दैट विल पुश यू आप कि आप ज्यादा से ज्यादा लें। एंड सेकंड थिंग, विल आल्सो हैव टू क्रिटिसाइज द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल, क्योंकि वो लाइक आपको फोर्स करता है कि कि ये नया कैफे खुला है, इट्स इन अ ट्रेंड, लेट्स जस्ट पोस्ट इट टुगेदर, स्नैपचैट और ये सारी चीजें, तो वो फिर दैट यूजुअली फोर्स पीपल की कि इस तरीके से। बिल्कुल आपने सही बात की, ये एक इंस्टाग्राम की बड़े रीजन। मैं चाहूंगी आगा आप तब तक किचन काउंटर में चले जाएं, और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी रोजीना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोजीना कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। मैं एक कंसर्न अपना शो करना चाहूंगी। मैं एक स्कूल टीचर हूँ जी जी, और मैं बेसिकली 9 and 10 को पढ़ाती हूँ। तो वहाँ पर अक्सर हम ये होता है कि जब हम चेकिंग करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल जो वेव्स है ये सारे हम लोग पकड़ते हैं। जब हम पेरेंट्स को कॉल आउट करते हैं तो पेरेंट्स हमें यही बताते हैं, हाँ इट्स नॉर्मल, हमें पता है ये चीज। मतलब पेरेंट्स आर अवेयर अबाउट इट कि ये सारी चीजें हो रही हैं। जब हम शीशे के बारे में बात करते हैं तो पेरेंट्स आर ओके विद इट कि हम तो बैठ के साथ में पीते हैं। जी जी, तो मतलब पेरेंट्स आर अवेयर अबाउट इट। ये नहीं है कि पेरेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं है। जो हम कह रहे हैं ना कि पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चे को ये नहीं पता या बच्चा ये कर रहा है। पेरेंट्स आर अवेयर अबाउट इट, पेरेंट्स आर ओके विद इट। तो जब ये बीमारियां आती हैं तो पेरेंट्स को ये खुद सोचना चाहिए कि ये हमारी वजह से, वी आर वन ऑफ द कॉज कि जो बच्चों में ये चीज लेकर आ रहे हैं। आपने बात बिल्कुल सही की, और यही बात हमने भी की रोजीना जी, कि लोगों में जो पेरेंट्स में एक्सेप्टेबिलिटी बन गई ना कि हाँ भाई हमारे बच्चे करते हैं, वेप करते हैं जी, हमारे बच्चे शीशा करते हैं, और ये फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ बैठ के हम तो इतने खुले दिमाग के कि हमने कहा हमारे साथ बैठ के बेटा अगर करना है तो हमारे सामने करो, जो चीज़ करनी है हमारे सामने करो। तो वो उनको आइडिया, उससे बच्चे में अच्छे बुरे की तमीज़ ही ख़त्म हो गई। उसको पता ही नहीं है कि ये मेरे लिए कितनी नुकसानदेह है। एंड इट्स शेमलेसली, मतलब आजकल मैं पेरेंट्स को देखती हूँ तो मेरा कहने की पंजाबी जाग जाता है, तो मैं कहता मैं लिटरली कोट चढ़ाऊँ कि भाई इट्स नॉट अ कूल थिंग। ये जो बच्चे बता रहे हैं कि आई एम सॉरी, आई एम वेरी एडिक्टिव टू इट, इट्स नॉट समथिंग कूल टू से। आपको उसी वक्त उसको स्नब करना चाहिए। और ऐसे पेरेंट्स को भी लिटरली आप, अगर उनको शर्म नहीं आ रही तो आप दिलाएं कि प्लीज़ अगर आपको आपके बच्चे की ज़िंदगी से प्यार नहीं है तो दें उसको, बल्कि और ख़रीद के दें। इतने आपको अपने बच्चे से नफरत है, ये आपके बच्चे को मार रहे हैं। ये जो हम कार्डियक अरेस्ट और ये हार्ट फेल की बात करें, इट्स वन ऑफ द रीजंस। अच्छा जी गालिब, हम पहली चीज़ किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं? जो शरियानों में फ़ैट जमा हो जाता है, शरियानें बंद हो जाती हैं, अगर ये 70% से कम है तो ये नुस्खा बहुत ज़्यादा करामत है। एक चीज़ वाज़े करूँ, अक्सर ये होता है कि टीवी पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपने कोई नुस्खा सुना और अपने डॉक्टर की दवाएं या एडवाइस बिल्कुल तर्क कर दी और आप जो है वो उस रेमेडीज़ पे चले गए। देखें टीवी को छोड़ के टिकटॉक पे लोग सुन के छोड़ देते हैं जी। देखिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर सारी चीज़ें हो रही हैं, और हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि अनऑथराइज्ड जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। अभी भी हम ब्रेक में बात कर रहे थे इनसे कि डिफरेंट लोग उल्टी सीधी चीज़ें बता रहे होते हैं और लोग उस पर अमल कर रहे होते हैं। बीमारियां तो सारी बराबर हैं, लेकिन हार्ट इशू ऐसा है कि छोटी सी भी गलती बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि कोई भी बीमारी हो, बट हार्ट का ऐसा है कि आपको ये देखना है कि आपके पीछे जो लोग हैं ना वो आप पे कितना रिलाय करते हैं। हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, डिफरेंट मामूलात ज़िंदगी को ख़राब रखते हैं, और इसके साथ साथ क्वैक का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, या जो हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं कि दिल में दर्द हो रहा था, फलाना बंदा ये दवा ले रहा है तो मैं भी लेना शुरू कर देता हूँ। इवन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ब्लड प्रेशर की गोली मेरे चाचा को था, उन तो 5 mg की ले रहे थे, मैंने भी 5 mg की स्टार्ट कर दी। यार आपकी ज़रूरत क्या है, आपके डिफरेंट और एक्सपेक्ट्स क्या हैं सेहत के, आपको किस केमिकल की ज़रूरत है वो डॉक्टर डिसाइड कर सकता है। आप बैठे हुए या घर के 4 फर्द बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, जिस इसकी बात कर रहा हूँ मैं, रेमेडी हकीम सईद का नुस्खा है, रिसर्च्ड है। अभी थोड़े अर्से पहले एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है इंडिया के, उन्होंने ये USA में एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर इसकी रिसर्च अपनी शाया की और बहुत ज़्यादा उनको पज़ीराई मिली और बहुत अच्छी रेमेडी है। लेकिन फिर वही कहूँगा, डॉक्टर की दवाओं के साथ, अद्वियात के साथ और उसके मशवरे के साथ, ये 3 चीज़ें मैं ब्रैकेट करूँगा कि ज़रूरी है। इसमें 1.5 गिलास पानी लेना है, पुदीने की पत्तियाँ तकरीबन डंडी समेत, इतनी बड़ी अगर डंडी है तो तकरीबन 4 से 5 डंडियाँ, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा इतना बड़ा,
और पान का एक पूरा पत्ता। अच्छा। सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। ये 1.5 गिलास पानी में इतना पकाएं कि ये पानी आधा रह जाए। इसको छान के रोजाना की बुनियाद पर अगर ये पिया जाए तो ये हकीम सईद का नुस्खा है और ये बहुत ज़्यादा करामत है। डिटॉक्स वाटर भी, लेकिन इसमें पानी को उबाला नहीं जाता, लेकिन पानी में ये 2 चीज़ें डाल दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है और ये आप अपना सकते हैं, लेकिन फिर वही कहूँगा डॉक्टर के मशवरे के साथ। और इसके साथ साथ अगर आपकी शरियाने 70% से कम ब्लॉकेज है, जिसपे नॉर्मली डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट के, तो उस पर आप ये बहुत आसानी से ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी रेमेडी बहुत ज़्यादा, अगर उसके अलावा हम वैसे भी तो पी सकते हैं ना, मतलब कि आप किसी बट 3 महीने नहीं लेंगे, 15 दिन तक ले लें, उसके बाद स्किप कर दें। कोई भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कोई भी दवा, डॉक्टर्स की एडवाइस के बगैर की बात कर रहा हूँ, कि कोई भी नुस्खा, कोई भी दवा रेगुलर बेसिस पे अगर आप इस्तेमाल करें तो किसी न किसी तबीब या किसी ऑथराइज पर्सन की लुक आफ्टर में कह लें या एडवाइस के साथ ही इस्तेमाल करें। दूसरी रेमेडी बहुत ज़्यादा करामत है, वो भी हार्ट के इश्यूज़ के लिए है, दिल की शरियानों को भी मजबूत करती है, दिल की पट्ठों की ताकत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो है वो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। 5 प्याज लेनी है, प्याज को अच्छी तरह निचोड़ लेना है, इसका पानी निकल जाएगा, ठीक है। ये तकरीबन पानी इतना निकालना है, इतनी प्याज लेनी है कि पानी आपका 50 ml तक हो जाए, ठीक है। नंबर 2 लहसुन का पानी इतना निकालना है कि वो 50 ml तक हो जाए। नंबर 3 अदरक, इसका पानी इतना निकालना है कि ये 50 ml हो जाए, सिर्फ इसको निचोड़ना है, अच्छी तरह कुचल के निचोड़ना है। और लेमन 25 ml। ये 4 इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीज़ें मिला के किचन में मौजूद है बड़े आराम से, और ये 175 ml के करीब बन गया टोटल। ठीक है। इसमें जो है वो आपने जो है इसको थोड़ा सा उबालना है। एक उबाल आ जाए इसको बंद कर दें चूल्हे को। उसमें तकरीबन जितना ये है 775 ग्राम्स के करीब जो है वो सिरका ऐड करें। सिरके के बारे में भी ये कहूँगा कि अगर ये एप्पल साइडर विनेगर हो या जामन का सिरका हो, इसको एक और दफ़ा पकाएंगे, उबालेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। इसमें तकरीबन 150 ग्राम्स शहद ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ये आपका एक मशरूब टाइप तैयार हो गया। मैं गालिब, हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि बॉल्समिक विनेगर और जो उन्होंने किस तरह से उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया होता है, सैलेड वगैरह में उनके खाने में एंड में डलता है। हमारे यहाँ तो उसका इतना इस्तेमाल ही नहीं है। हम वो सफ़ेद सिरका जो कि सिंथेटिक ज़्यादा होता है, हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम एक ये भी रीज़न है कि हम हर चीज़ में, और बहुत सारी आज की तहकीक कहती है सिंथेटिक सिरका मैदे के कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है जी। तो हम बहुत सारी चीज़ें जो केमिकलाइज यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। अच्छा, मुझे पता है बहुत से लोग कहते हैं जो लहसुन चबाने से वो कहते हैं कि जी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। मेरी अपनी रिसर्च है जो कि इंटरनेशनल जर्नल में छपी है 2022 में। उसमें यह है कि हम लोगों ने तकरीबन 200 लोगों पे रिसर्च करके वो किया था। हम सिर्फ 2 जवे देसी लहसुन के उनको खिलाते थे सुबह नाश्ते के बाद जी। उनके HbA1c में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है, और उसके साथ साथ लिपिड्स में हाई HDL LDL दोनों में, और उसके साथ साथ जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, एक साहब के 946 थे जो कि 3 महीने के बाद सिर्फ उनको कोई दवा नहीं दी थी, उसको मेजर करने के लिए उनको ऐसे ही रखा था, और उनके 501 के करीब आ गए थे 3 महीने में सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि एक बहुत बड़ी वजह होती है आगे चल के मामलात की ख़राबी के लिए। तो फिलहाल ये 2 रेमेडीज़ थी जो कि आप घर पे यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जो लोग शुगर के पेशेंट्स हैं वो शहद पे थोड़ा सा एहतियात करेंगे, क्योंकि इसमें शहद है तो ऑब्वियसली वो शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ करेगा, तो वो है। लेकिन फिर वही कहूँगा अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, और कभी भी डॉक्टर की दवा तर्क करके किसी रेमेडी की तरफ ना जाए। सही। अच्छा, और कुछ आपके दोनों नुस्खे कंप्लीट हो गए। अच्छा, बहुत सी जगहों पे जैसे ब्रेक में बड़ी अच्छी निशानदेही की गालिब ने, वो कि हमें होता है जी ऑयल का इस्तेमाल कम हो, तो कितना ऑयल का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, और क्या विदाउट ऑयल अगर हम कोई चीज़ें कर दें तो क्या वो भी हमारे लिए हेल्दी होगी? मैं डॉक्टर से पूछूंगी, लेकिन मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक। हमजा, आप भी मुझे बताएंगे कि ऑयल वाकई नुकसानदेह है, थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वो कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो बिल्कुल ऐसी ही मिसाल हम देखते हैं। बशीन से हिल के हुए, बलूचिस्तान की एक छोटा सा कस्बा है बशीन, और वहाँ से हिल के हुए हमारे साथ आज आगा कलीम यहाँ पर मौजूद है जनाब, जो कि किक बॉक्सर हैं, और इन्होंने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। अभी रिसेंटली ही जनाब किक बॉक्सिंग की फाइट हुई ब्लड टू ब्लड, जिसमें इन्होंने अपने इंडियन हरीफ विसाल को, रावी को जिस तरीके से चारों खाने चित किया, और उसके बाद फिर वो उन्हें गोल्ड मेडल मिला, और इससे सिर्फ ये इनके फतोहात का सिलसिला जारी है, और अल्लाह करे आगे भी बहुत बहुत कामयाब हो, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमारे साथ आज मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं। बिल्कुल ठीक। पहले तो मुझे ये बताएं, एक इतने छोटे से एरिया से उठ के माशाल्लाह से आपको खुद आइडिया था? पहले तो मुझे बताएं, पशीन में क्या इतने वहाँ पे जेम्स और इतने क्या क्लब्स भी मौजूद हैं कि आपको था कि मैंने ये चीज़ करनी है? नहीं, अगर आपको मैं पशीन के बारे में बताऊँ, जो हमारा गाँव है वो शाहीकोट के लिए करबला है, तो वहाँ पर ना कोई जिम है, ना कोई स्कूल है, ना कोई ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद नहीं है। एक ऐसा बैकवर्ड एरिया है जहाँ पर मैं कहता हूँ बहुत से लोगों को उर्दू बोलना आती है, ऐसा एक बैकवर्ड एरिया है।
तो फिर वहाँ से उठ के आना कराची, तो पहले मेरे माइंड देखिए कि काम करना है। मैं एक चाय होटल में काम करता हूँ अब्बू के साथ, मेरा अब्बू भाई सब हम चाय होटल में काम करते हैं, तो हमारा माइंड से सिर्फ चाय होटल में काम करना है। तो ये था, जब आपसे 6 साल पहले मैंने क्लब देखा तो मैं वहाँ जाता रहा। जो मेरे टीचर है इकरार खान टाइगर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 3-4 दिन से आप आ रहे हो तो आपको कोई एडमिशन चाहिए, तो मुझे बताया। मैंने कहा सर एडमिशन चाहिए मगर मैं आपको फीस पे नहीं कर सकता। तो सर ने मुझे वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने फाइट्स के लिए आल सिंध खेला, आल कराची खेला, अल्हम्दुलिल्लाह विन किया। फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल के लिए, 2 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल चैंपियन रहा। फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई एशियन चैंपियनशिप के लिए। अब तुम्हें थोड़ी ना पता कि जब आप एशियन बाहर जाओगे तो आपको टिकट भी खुद लेना पड़ता है, वीज़ा भी खुद लगाना पड़ता है। जी स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, आपने बात की कि इतने बैकवर्ड एरिया से आना, फिर दूसरा ये कि जब किक बॉक्सिंग में कितना आपका फूड का कितना किरदार है कि आपकी पूरी डाइट कितनी मैटर करती है, और ये कोई आसान डाइट थोड़ी है, तो बड़ी महंगी डाइट भी होती है। सी बात है, आपको चिकन खाने पड़ते हैं, आपको अंडे उबले हुए अंडे लेने पड़ते हैं, आपको दूध लेना पड़ता है, आपको प्रोटीन लेने पड़ते हैं। तो आपने जैसे बताया कि आप, आपके भाई, आपके अबू तो चाय के ढाबे पे काम करते हैं। आज तक मैंने प्रोटीन ली नहीं है, जाहिर सी ना। कुछ बंदे ने मुझे प्रोटीन भिजवाए थे आज से 1-1.5 साल पहले। मैंने सोची उसके मुझे बड़ी रिकवरी फील हुई। तो जाहिर सी बात है जो डब्बा है कम से कम वो 50+ का है, ठीक है। आप क्या लोगे, आप अपने तनख्वाह से वो लोगे, 2 महीने की तनख्वाह से मेरे डब्बा आएगा प्रोटीन का, आप वो लोगे। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं। मतलब मैं अपने घर में खावा चाय हो गया वो पीता हूँ, उससे आपका वेट अच्छा खासा कम होता है। कॉफ़ी पीता हूँ, उसके अलावा जो होता है फ्रूट्स खाता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा ये खजूर खाता हूँ, रिकवरी के लिए खजूर खाता हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी काम आती है उसमें। अब जब मैं थाईलैंड गया तो वहाँ पर आप यकीन करें मैंने वहाँ पर 10 दिन खाना नहीं खाया। अब 10 दिन बोलना बड़ा आसान, 10 दिन। अब आप एक दिन गुजारोगे ना तो आप पता है कि 10 दिन कितने होते हैं। और किक बॉक्सिंग में आप, मैं कहती हूँ 1 मिनट अगर आप कर ले प्रैक्टिस जो करते हैं, आपका सांस ऐसा चढ़ता है। इसके लिए आपको रनिंग करनी पड़ती है, स्टैंडिंग कंडीशन होती है, उसके अलावा पीटी वर्कआउट होता है, तो बहुत मस्त है। सुबह और शाम को ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जब हमारी फाइटें होती है, कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं? मैक्सिमम मैं 3 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, 3 आवर्स, सुबह और शाम दोनों। तो इससे ये होता है कि आपको सुबह हम रनिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं और स्ट्रेंथ कंडीशन ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जो शाम को होती है हमारी स्पैरिंग होती है, बैक वर्कआउट होता है, पैडिंग वर्कआउट होती है। तो इससे हम जो है टेक्निक सीखते हैं अपकमिंग फाइट्स के लिए। अच्छा, और ये जो 10 दिन का बताया कि थाईलैंड में जाके 10 दिन खाना नहीं खाया, वो कितना मुश्किल होगा? उसके लिए से मैं वहाँ कॉफ़ी मिलती थी, जब आते रूम सर्विस के लिए वो कॉफ़ी पीता था, कावा चाय पीता था और साथ में ये अपना खजूर खाता था। और कभी कभार मतलब आप वीक में 1 मरतबा में चिकन खा लेते रहा। तो इससे ये इसलिए क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आप ये देखिए चेक करें। और वेट कम करना था, मेरा वेट 56 kg था, 56 से 50 पे आना था। तो जाहिर सी बात कैटेगरी में कर रहे थे। जाहिर सी बात जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपको भरोसा होता है कि आप विन कर पाते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कहूँ, मैं लास्ट टाइम 2023 में पहली मरतबा थाईलैंड गया तो मेरे साथ ना कोई कोच था ना कोई ट्रेनर था, कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही गया। वहाँ पर 40+ कंट्रीज आई हुई थी, हर टीम के साथ आप यकीन करें 15 प्लेयर आए हुए थे, 30 प्लेयर आए हुए थे, मगर मैं वहाँ अकेला गया हुआ था, कोई कोच नहीं मेरे साथ। 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 40+ कंट्रीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप विन की, बहुत है की। फिर 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप विन की 40+ कंट्रीज में। इतनी फतूहात का सिलसिला माशाल्लाह जीतते जा रहे हैं, तो कोई स्पॉन्सर्स ने आके नहीं कहा कि जी हम अब पीछे खड़े हो जाते हैं? नहीं, स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तानी ओवरसीज जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और उसके अलावा हमारे जो गुलकार लेजेंड सिंगर है अली जफ़र और उसके अलावा शाहिद अफरीदी ने अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया मुझे शुरू में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया। अब मैं बात करूँ तो पार्क सिटी के जो ओनर हैं सर अलीम अहमद साहब हो गए, जुनैद अमीन साहब हो गए और सर नईम वलाई साहब हो गए, इन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया, मैंने अप्रोच नहीं किया। इन्होंने मुझे कॉल ऑफ दी लाहौर के लिए लाहौर मुझे बुलाया, मुझे पार्क सिटी भी दिखाया। उसके अलावा मुझसे वादे कीजिए इंशाल्लाह आपके जो भी इवेंट्स होंगे आपने फिक्र नहीं करनी है, हम आपको भेजेंगे। तो अब मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बिल्कुल फ्री हो गया कि आपको टेंशन लेनी नहीं, अब जाके खेलना है और मार के आना है। तो ये हमारी मार के। अच्छा मुझे बताओ, ये जो अभी विशाल रावी को शाहरुख खान ने चित किया, उसमें मजा कितना है? क्योंकि हर एक के साथ डिफरेंट ममालिक से जो लोग आते हैं ना, उनको जरा उनके साथ फाइट करते हुए कजाकिस्तान के साथ मैंने फाइट के लिए, अजरबैजान के साथ के लिए, इसके अलावा किर्गिस्तान के साथ के लिए, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सब के साथ के लिए। जो मजा इंडिया के साथ आया ना वो एंड लेवल था। वो इसलिए क्योंकि जब मैं फेस ऑफ पे जा रहा था ना, तो मैं जब फेस ऑफ पे गया तो उसने कुछ बदतमीजी भी की मेरे साथ, वो धक्का भी मुझे मारा। तो मैं उस टाइम खामोश था, मैंने कहा इसका जवाब आपको इंशाल्लाह रिंग में मिलेगा। अब यहाँ पर कोई ये भी रिंग नहीं है, अब यहाँ पर कोई बदतमीजी करना ये कोई फजूल बात है। तो लोग फिर बैड कमेंट भी करते हैं कि तो यहाँ पर इस तरह धक्के वगैरह मारे। मैंने कहा इंशाल्लाह आई विल गिव आंसर इन द रिंग। तो उसने कहा इंशाल्लाह लेट्स सी इन चेक। अच्छा जब मेरी फाइट हो रही थी ना, फाइट से 1-2 घंटे पहले वो गया माशाल्लाह सुट्टा मार के आया फाइट से पहले। मैं कहा यार कैसा फाइटर है, सुट्टे भी मार रहे हैं। और उसके अलावा उसके जब मेरी फाइट थी तो जब उसने कहा भाई आप रेडी हो फाइट के, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हूँ। मतलब ठीक है। अब मैं सोया हुआ था, बहुत थक गया था, सुबह से आया हुआ था फाइट पे। उसने मुझे खुद जगाया कि भाई हमारी फाइट है। मैं डर गया, मैंने कहा भाई ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर है, मुझे खुद बुला रहा है फाइट के लिए। बोलते लेट्स
सी इन द रिंग। हाँ मैं बड़ा घबराया हुआ था, मैंने कहा यार बस मैं गया रिंग में, अल्लाह पाक ने कामयाबी दे रहे। लाइफ की सबसे बड़ी फाइट मेरी ये है, क्योंकि हमें पता होता है जब आप रिंग में जाते हैं हमने मार खाना है और माना है, तो मतलब डरना वरने वाली कहानी नहीं है अब इसमें, वो मार खाना ही है। जब मेरी फाइट स्टार्ट हुई तो मैंने इसको खेला थोड़ा, उसको मैं 5 मिनट किक किया तो मुझे फील हुआ कि इतना ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं उसको नीचे ग्राउंड में ले गया, उसको आमबार ट्रायंगल लगाया, ट्रायंगल से कहा जो यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, तो ये लगा 5-6 उसको मुक्के मारे, उसने खुद टैप कर दिया, तो उसको मैंने कहा दिस इज द रियल रिंग, ये आपको रियल रिंग, आपको यहाँ पर फैसला होता है। पर वो भी खामोश हुआ, मुझ तक चला गया, मतलब कोई बात नहीं की। तो फिर कोच आया, उनसे मैं मिला, बोलते यार मादर चाहते हैं हमारी बदतमीजी के लिए। मैंने कहा हमारी रवैती हरीफ चलता है ये, तो वो थोड़ा मायूस भी हुआ। मैंने कहा ये उसको मैंने एक तंजरिया मैंने बात भी की, मैंने कहा राइफल माशाल्लाह भी हम आपसे हमारी लास्ट टाइम हमारी कॉम्पिटिशन हुई थी रियल फाइट में, तो उस टाइम हमारी कुछ हमारे टीम जा रहे थे थाईलैंड के लिए, तो बड़ी हमारी फ्लाइटें सारी मिस हो गई, मैं अकेला गया था अजरबैजान, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया। मैंने कहा उस टाइम आप लोग नहीं आए तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उस टाइम आपको बीट करता, मगर अभी आपको मैंने 20 जुलाई को बीट किया जब आपने मैच से इनकार किया। उसी दौरान नंबर 20 को मैच भी था, जो लीजेंड्स उसके थे, लीजेंड्स क्रिकेटर के थे अफरीदी लोग के, तो उसको उन्होंने इनकार किया, तो यहाँ मैंने इनको हरा दिया। मैंने कहा आप वहाँ से तो भाग गए, मगर आप यहाँ से नहीं भाग सकोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदा किया, अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक आप जो सोचा हुआ था, जो ट्रेनिंग की हुई थी, उसके अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी रिजल्ट दी। अम्मा अब्बा क्या कहते हैं ये बताओ? स्टार्टिंग में अम्मा अब्बा बड़े मारते थे इस गेम पे कि यार ये गेम फजूल, इसको छोड़ो, मार पीटती, जाहिर सी बात है कौन अम्मी चाहेगी उसके बेटा मार खाए, कभी हाथ बांध के आए, कभी आंखें लाल, कभी फ्रैक्चर हो जाए, खुदा ना खासा कोई सीरियस इंजरी हो जाती है, गलत आपको लग गया। मैं जाहिर सी बात काम भी करता था, जब मुझे वो फ्रैक्चर हुआ था तो हाथ बांध के मैं आया हुआ था पूरा। तो जब मैं घर पे आया तो मैंने कहा बोले क्या हुआ, मैंने कहा फाइट में लग गई, बोले क्या हुआ, फ्रैक्चर हो गया। वहीं से चप्पल पड़े, वहीं से उसके अलावा झाड़ू पड़े, बोले यार एक गिफ्ट और भी ले लो मेरे नाल, और इसने और भी मारा। तो मैंने कहा ये अम्मियां कैसे करती हैं कि ना अभी चोट लगी ना तो मैं और मारूंगी। हाँ और मारा मुझे। उसने कहा जब मेरे पहले काम में 6 घंटे काम करता रहा, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा काम बढ़ा दिया, 12 घंटे पे लगा दिया कि इसको काम उसको उठा जाना नहीं दो, होटल पे रखो कि बाहर जाए नहीं। तो फिर मैंने क्लब के बच्चे अपना घर के वो बनाया, रिंग बनाया छोटा सा, वहाँ पे ट्रेनिंग करता रहा, रात को 12 बजे 2 घंटे ट्रेनिंग करता रहा वहाँ पे। तो फिर भी मुझे खेलता रहा, जब होती रही फाइट में क्लब छोड़ देता अपना होटल को, मैं निकल जाता रहा फाइट पे। तो बहुत मार पड़ी, स्टार्टिंग बहुत ज्यादा मार पड़ी। जब मैं पहली बार मैंने बाहर गया ना, मैंने एशियन चैंपियनशिप विन की सिर्फ 20 सेकंड में अगेंस्ट किर्गिस्तान, तो उसके बाद मेरी वालदा बड़ी खुश हुई कि यार कुछ है इस स्पोर्ट्स में। फिर उनको मैंने समझाया कि भाई सेल्फ डिफेंस भी कोई चीज़ होती है, हमने सीखा है, बड़ी मेहनत की। अब हम देखो फॉर एग्जांपल मेरा वेट 57 kg है, मैं आता हूँ 50 kg में, तो वेट कट करता हूँ, मेहनत करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ। जो सामने वाला होता है उसके पंच मुझे इतने लगते नहीं है कि हमारा वेट एक होता है, तो इतने खास पंच वगैरह नहीं पड़ते। तो फिर वो समझ गए, अभी बड़ा सपोर्ट करते, वालिदैन खुश होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अपनी अचीवमेंट की बात करूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 टाइम एशियन चैंपियन हूँ माशाल्लाह। उसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम में वर्ल्ड चैंपियन हूँ। ये 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बोलना बड़ा आसान है, इसके पीछे बहुत मेहनत है, मैं बहुत मेहनत है, मैं बेहोश हुआ हूँ, मैंने हिम्मत हारी है, रोया हूँ, अल्लाह से मांगा है कि अल्लाह तू मुझे मौका दे दे। उसके अलावा 2 टाइम वर्ल्ड ब्रोंज मेडलिस्ट हूँ, 1 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, 2 टाइम एशियन चैंपियन हूँ, 10 टाइम ऑल स्विम कराची, 10 टाइम ऑल कराची। तो ये मतलब अगर मैं आपको अपने दिखाऊं ना, मेडल दिखाऊं, बेल्ट दिखाऊं, तो आप परेशान हो जाओगे। 2 बैग्स पड़े हुए और उसके अलावा पूरी शील्डें पड़ी हुई मेरे पूरे। कभी-कभी ऐसे हुए कि मायूस हुए हो, मायूस बहुत इतना कुछ मैंने कमा लिया, लेकिन उसके बावजूद मतलब जितनी स्ट्रेंथ चाहिए, जितनी सपोर्ट चाहिए, उतनी सपोर्ट नहीं। मायूस हुआ हूँ। मायूस होने के बाद मैं लाहौर गया हूँ, दोनों बैग लेके कि मैं उनको दिखाऊं भाई कि जो वहाँ पर बैठे हुए लाहौर में, सुना है बहुत सपोर्ट करते हैं उसको। यहाँ से मायूस हो गया कराची से, क्योंकि लोगों ने बड़े वादे किए, मुझे अपने सेक्रेटरीट बुलाया, लोगों ने मुझसे वादे किया हम सपोर्ट करेंगे, अच्छी खासी तस्वीरें खिंचवाई है। अब बड़े ब्रांड्स ने मुझे बुलाया, बड़े ब्रांडों ने बुलाया, तस्वीरें खिंचवाई, वीडियो बनाया, सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं किया। तो उसके बाद फिर मैं लाहौर गया, मैंने कहा जो राना मशद साहब है वो सपोर्ट करेंगे, उनसे मुलाकात मेरी होनी थी, वो नहीं हो पाई। जाहिर सी बात है वहाँ पर बहुत उरूज है पंजाब में, पंजाब गया वापसी ऐसी आया, वहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिला, बड़ा मायूस हुआ। फिर मैंने सोचा मायूसी कुफर है। देखो पहले मैं क्या था, पहले मैं सिर्फ एक वर्कर था चाय होटल। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ने पाक ने मुझे बड़ी इज्जत दी, लोग जानते हैं पहचानते, क्यों? स्पोर्ट्स की वजह से। तो मैंने कहा नहीं, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। अपना चाय का मुझे बताओ, ढाबा बना लिया, होटल बना लिया? जी अपना अल्हम्दुलिल्लाह चाय का होटल मेरे से, मेरे अब्बू है, मेरे भाई है, मैं हूँ, चाचे हैं, सारे वहीं पर काम करते हैं। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ झाड़ू भी मारता हूँ, पोछा भी मारता हूँ, क्योंकि मेरा काम वही है। स्टार्टिंग मेरा काम वही है, जो मेरा काम मैं वही करता हूँ, फख्र से करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो प्राउड ऑफ यू। आप ये देखें, और ये जनाब इसलिए हम कहते हैं ना कि हमें बिल्कुल भी कहीं पे भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। ये अपना ख्याल भी रखते हैं साथ में, बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल भी रखते हैं, बिकॉज उनको पता है इनके लिए स्पोर्ट जरूरी है। और क्योंकि ये इतनी ट्रिकी गेम जो ये खेलते हैं, जो ये किक बॉक्सिंग की फाइट है, इट्स नॉट ईजी। तो ऑफ कोर्स इनका दिल मजबूत है। वैसे भी जिगरा तो आपने इनमें देख लिया कि इनका जिगरा है, लेकिन इनका दिल मजबूत है, तो इनकी सेहत भी अच्छी है और हमारे सामने मौजूद है। तो भाई यही बात है कि आपका दिल मजबूत होना चाहिए। और दिल ये तो चले वर्कआउट करते हैं, ये मेहनत करते हैं, डबल मेहनत करते हैं।
हम अगर बैठे जाएंगे सोफे से और उसके बाद हम कहेंगे जी हमें क्यों बीमारियाँ की चमड़ रही हैं, वो इस वजह से क्योंकि आप चमड़ गए हैं अपने सोफ़ों से, अपने बेड से, जहाँ पे आप बैठे वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहे। खुदा के लिए अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, ये आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो बच्चों की खुराक अच्छी करें, साथ में अपनी भी। थैंक यू सो मच। आप सबका वक्त बड़ा मुख्तसर था, पता भी नहीं चला। शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।